बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान औरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा और आज के दिन जो आपके प्लान होंगे उसी के मुताबिक आपने उसको सेट भी किया हुआ होगा। और इसके साथ साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी को जो है ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनको बड़े अच्छे से और बड़ी जिम्मेदारी से जो है उसको निभाते भी रहें। और इसी के साथ मुल्क के हवाले से अगर थोड़ी बात कर लें तो मुल्क की जो सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है बहुत ज़्यादा ही मैं समझती हूँ एक मुश्किल दौर से हमारा पाकिस्तान जो है वो गुजर रहा है। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें, ये दुआ है बहुत ज़्यादा दिल से। इस मुल्क से हम हैं और ये मुल्क हमारा है, मुल्क से प्यार करें। और इस टाइम जो हालात हैं इसको देखते हुए हर बंदे को जो मैं समझती हूँ इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस तरह मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है इस तरह इसमें हम रहने वाले सब भी एक मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी। अगर इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी वकार तैयब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि IT ट्रेनर हैं और उसके साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक होगा इनके साथ वो हम बात करेंगे जी, एक तो मूड स्विंग्स पे बात करेंगे क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट में है तो उस हवाले से भी बात होगी कि मूड स्विंग्स क्यों होते हैं और किस तरह हम अपने मूड स्विंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे हम, क्योंकि इकबालियात के माहिर भी हैं, तो इल्लामा इकबाल की शायरी फिलॉसफी के हवाले से भी इनसे बात होगी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? क्या हो रहा है आजकल? बस जो कुछ मुल्क में चल रहा है उसको देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कुछ खास नहीं, बस जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और दुनिया को हमें देखना चाहिए कि दुनिया कहाँ पे जा चुकी है और उनके साथ तरक्की के सफ़र में हमें शामिल होना चाहिए। सही। अच्छा, इसके साथ साथ हम जिस तरह आज हमारा टॉपिक भी है, हम अगर इल्लामा इकबाल को देखें, जाहिर सी बात है हमारे मुल्क के हमारे से बहुत बड़े शायर, और फिर हम बात करें कि जिस तरह उनकी शायरी ने नौजवानों के हवाले से अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा एक एनर्जी पोटेंशियल के हवाले ने बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर वर्क भी किया और बहुत कुछ समझाने की भी कोशिश की, क्योंकि उनकी शायरी इतनी मुश्किल है, बहुत सारे लोगों को उसकी समझ में नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे आप इल्लामा इकबाल के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? देखें, इल्लामा इकबाल को जब तक हम शायर समझेंगे ना तब तक हम गलत हैं। इकबाल ने खुद कई बार अपनी नज़मों में भी लिखा है और उनकी पर्सनल नोटबुक स्ट्रे रिफ्लेक्शन उसमें भी उन्होंने कहा है। मसलन उनका एक शेर है, उन्होंने कहा मेरी नवाए परेशान को शायरी मत समझ कि मैं हूँ महरम राज़े दरूने मी खाना। और स्ट्रे रिफ्लेक्शन में भी वो लिखते हैं कि आई एम अ फिलोसोफर, मैं फ़लसफ़ी हूँ, मैंने फ़लसफ़े के इजहार के लिए शायरी को चुना है क्योंकि फ़लसफ़े बूढ़े हो जाते हैं और शायरी हमेशा जवान रहती है। वो आप देख लें कि अगर हम 200 साल पुराने किसी फ़लसफ़े को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये पुराना फ़लसफ़ा है, लेकिन शायरी आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो एक बड़े काबिल आदमी थे कि उन्होंने अपने फ़लसफ़े को शायरी के खौल में बंद करके हमें पकड़ा दिया कि तुम शायरी की तरह इससे महजूज भी हो, दिलचस्पी भी रहे, लेकिन इसको डी कोड भी करते रहो। अब आप देख लेना कि इस पे इकबालियात पे 21 PhDs अब तक हो चुकी हैं और कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इकबाल के पैगाम को समझने के लिए उस पर PhD प्रोग्राम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। बहैसियत नेशन हमें ये देखना चाहिए कि इकबाल ने अपने फ़लसफ़े में हमें क्या पैगाम देने की कोशिश की है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये तमाम शायरी की थी उस वक्त उनका बुनियादी मकसद तो यही था कि बरे सग़ीर के मुसलमानों को जगाया जाए, उनको बताया जाए कि जिस गुलामी में तुम, और ख़ुसूसी तौर पे ये बात जहनी गुलामी, कि जहनी गुलामी में जो तुम हो तो इससे तुम कैसे निकल सकते हो। उन्हें पिछला जो हमारे आबाओ अजदाद थे, सहाबा कराम थे, पूरी तारीख़ उसका सबक बताया। और ख़ास तौर पे इकबालियात का जो सबसे ज़्यादा काम, इकबाल का सबसे ज़्यादा काम है वो इकनॉमिक्स पर है। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कौमें या ग़ुलाम होती हैं या गालिब आती हैं तो वो इकनॉमिक्स की वजह से आती हैं। तो इकबाल की अगर शायरी को हम पढ़ें उसमें उन्होंने सिर्फ जनरल पैराडाइम के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो बड़े इकोनॉमिस्ट रेवोल्यूशनिस्ट हैं जैसे कार्ल मार्क्स, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरती से अपनी शायरी के अंदर परोया है। वही बात आ जाती है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि उनकी शायरी का जो मकसद है वो आज तक लोगों को उस तरीके से समझ नहीं आ सका। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है उनकी जो
फ़िलॉसफी है उसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी अगर इसमें आपने स्टडी किया है, रिसर्च किया है, तो उस हवाले से हमें बताएं कि आपकी जो सोच है, जो आपकी राय है, आपने उनको जाना है, वो हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, मैंने तो इकबाल को जब पढ़ना शुरू किया तो उनके एक शेर की वजह से पढ़ना शुरू किया, और वो शेर था कि गुजर जा अकल से आगे की ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। कि हमारी जो अकल है वो गाड़ी की हेडलाइट की तरह है, रास्ते पे जब पड़ती है तो रास्ता तो नजर आता है, लेकिन वो रास्ता जाता कहाँ है ये नॉलेज हमें पहले से होगा, और उस रास्ते पे चलने का सामान, यानी उस गाड़ी को हमने तैयार करना है, उसमें फ्यूल डाल के और वो चलना हमने है। तो जो हमारी अकल है वो हमें रास्ता दिखाने वाली एक टॉर्च बैरियर है। तो उस शेर के बाद मैंने इकबाल को पढ़ना शुरू किया कि आप ये देखें कि एक ऐसा, हम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हमारा पूरा जितना खसूसन पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है, और एड्रेस भी हम जिस चीज़ को करते हैं वो अकल को करते हैं कि अक्लमंद बनो, तुम्हें तो ज़रा अकल नहीं है, इस तरह के जब जुमले बोलते हैं। लेकिन अकल से भी ऊपर की एक चीज़ है जिसको आज तक हमने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। इस पैगाम की, इस शेर की वजह से मैंने उनको फिर पढ़ना शुरू किया। और अगर आप भी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनको मैं कहूँ कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो इकबाल के जो टॉपिक्स अकल से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करें, उनको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि हम तो एक गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। सही है। अच्छा, और इसके साथ साथ कि आपका जो जर्नी रही इस हवाले से, तो वो कैसी रही, वो भी शेयर करें। बहुत मज़ेदार, मतलब मैं समझ लें कि मुझे एक किनारा मिल गया। मैंने डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं उनको स्टडी किया है, डिफरेंट मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, खसूसन जैसे बिहेवियर साइंसेस के अंदर है, रवैयों को मैं डिस्कस करता हूँ, और आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर कि कंपनीज़ को इस हवाले से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, एम्प्लॉयज़ की बिहेवियरल ट्रेनिंग वगैरह के हवाले से। तो उसको एक बेहतर सांचे के अंदर ना इकबाल की फ़िलॉसफी लेकर आई कि मुझे जो सवाल चाहिए वो मुझे इकबाल की फ़िलॉसफी में मिल जाता था। और अब इवन ऐसा होता है कि अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करें, एक चैलेंज के साथ कोई भी सवाल करें, तो मैं उसका जवाब आपको सिर्फ इकबाल के किसी शेर की सूरत में दे सकता हूँ, और उसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ कि ये उन्होंने किस मौके पे क्या बात की थी। सही। अभी जो आप बिहेवियर्स देखते हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी हम समझते हैं कि हमारे माशरे में जो हो रहा है, जिस तरह का रवैया अपनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इस हवाले से तो इतनी सी बात है कि जो कुछ हम देख रहे होते हैं वो हम देख रहे होते हैं सतही सतह पे, मतलब ऊपर से देख रहे होते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, और रवैये जो हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल किस्म के हम ना उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं। मसलन किसी ने अगर आपको कोई बात की है, और तो आप उस बात को एब्जॉर्ब करके, उसको एनालाइज करके, उसके पीछे के मकासद निकालने के बजाय वो उन अल्फाजों को पकड़ेंगी और उस पर फौरी तौर पे हम रिएक्शन दे देंगे, वो अच्छे या बुरे होंगे जो भी। अब करने का असल वजह ये है कि वो जो अल्फाज हैं वो जब हमारे कानों के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं। हमारा फौरी तौर पे बॉडी का जो भी रिएक्शन होता है, जो भी, मसलन मैं आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दूंगा तो आपके अंदर जो खुशी वो पैदा होगी वो डोपामाइन की वजह से पैदा होगी। एक हमारे ब्रेन में केमिकल है जो रिलीज होता है। तो जो भी अल्फाज हम सुनते हैं वो केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो फौरी तौर पे हमें उस रिएक्शन के लिए तैयार करते हैं। मसलन आप चाय में हाथ डालें, उंगली डालेंगे तो गर्म होगी और फौरी तौर पे आपका हाथ जल जाएगा, उंगली जल जाएगी। सो ये फौरी रिएक्शन है। वो ये जो केमिकल हैं इनका असर जो है, पहला असर वो 12 सेकंड तक रहता है। 12 सेकंड, यानी कि आपने पहला रिएक्शन देने से पहले कम से कम 12 सेकंड तक रुकना है। वो केमिकल बैठेगा, उसके बाद दोबारा से आप सोचने के काबिल होंगे कि इसने जो बात की है, क्या वो बात के पीछे अल्फाजों का मकसद यही था, लहजा कैसा था, और कंटेक्स्ट देखें कि इसने क्यों बात की है। ये अगर मिसाल के तौर पे आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने सारी जिंदगी आपके साथ बहुत अच्छी रही हैं, बहुत एहसान किए हैं, बहुत कुछ किया है, अचानक से अगर वो कोई खराब बात कर देती हैं तो क्या वो सारी जिंदगी के सारे एहसान जो हैं वो खत्म हो गए? अब वो जब 12 सेकंड गुजरेंगे तो फिर आप सोचेंगी कि नहीं, ये तो मेरे साथ अच्छी है, तो इसने मेरे साथ ये बात क्यों की है? फिर उसकी वजह हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ मोस्टली यही देखा जाता है कि हम लोग जो है, जो फौरन जो चीज़ हमारे सामने आ रही होती है हम उसी का ही रिएक्शन दे देते हैं। Exactly. और अभी जो हालात है, हम तो अगर कुछ पीछे अच्छा भी हो तो हम उसको भी साइड पर रखकर और आगे उसी बात को फोकस कर लेते हैं जो हमारे साथ गलत हो रहा होता है। वो ऐसे है ना कि मुख्तलिफ को हम समझते हैं कि गलत है। मसलन वाइट कलर कहेगा कि ब्लैक गलत है बिकॉज ही इज डिफरेंट, मुख्तलिफ कलर, ये मुझ जैसा नहीं है।
ठीक है, जबकि अगर मुख्तलिफ रंग हैं तो उसकी वजह से दुनिया खूबसूरत है। और तहकीक का मैं हमेशा जहां भी जाता हूं मैं हमेशा कहता हूं तहकीक करने का जो अपने अंदर मादा है ना वो पैदा करें, यानी कि गहराई में उतरने की। इस बारे में इकबाल ने खिज़र राह में कहा था, महरूम रहा दौलत दरिया से वो खवास, करता नहीं जो सोहबत साहिल से किनारा, यानी जो साहिल पे बैठा रहेगा तो समंदर के खजाने कैसे तलाश करेगा। और तहकीक के बारे में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी, क्यों हो गया कुन तेरा निश्तरे तहकीक, क्यों होते नहीं तुझसे सितारों के जिगर चाक। वो अच्छा, तहकीक के हवाले से आप क्या समझते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है रिसर्च के हवाले से उस तरीके से काम नहीं होता, चाहे हम अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर लें, चाहे हम अगर इसी अपने बुक्स के हवाले से बात कर लें, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम तहकीक के लिए तो बना, रिसर्च बेस्ड तो है ही नहीं। क्योंकि आप देखें कि इस वक्त फॉर एग्जांपल आज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, आप जाएं उन पेपर्स को उठा के देखें, उसमें वो सवाल हैं, तमाम तर वो सवाल होंगे जो टेक्स्ट बुक्स में लिखे हुए हैं पहले से, और अमूमी तौर पर होता यही है कि बता दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ये याद कर लो और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो नहीं भी बताया जाता फिर भी हमें पता है कि ये वाली बुक है ना, ये 200 सफ़ों की बुक है, जो सवाल आना है वो इसी में से आना है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा वो मेमोरी बेस्ड है। हम हाफजे को बुनियाद बना के, और हम पूरा मतलब बच्चों से भी अगर हम उनको कहते हैं कि भाई ये स्पेलिंग याद कर लो, कैट के क्या स्पेलिंग है, हम उनको लिखने के लिए कह देंगे, तो इसमें मुझे बताएं तहकीक कहाँ पर आई। तहकीक तो ये होती है कि गैब में से निकाल के वजूद में लेकर आना, इसको तहकीक कहते हैं। और जो इकबाल का जैसे यहाँ पे शेर ले लें, क्यों हो गया कुन तेरा निश्तरे तहकीक, निश्तर यानी वो छुरी जिससे ऑपरेशन करते हैं, काटते हैं जिस्म को, क्यों हो गया कुन तेरा निश्तरे तहकीक, क्यों होते नहीं तुझसे सितारों के जिगर चाक। अब अगर देखें उन्होंने ये मेटाफोरिकल नहीं कहा था कि सितारों के जिगर चाक करने का मतलब यही है कि जो सरफेस हमें नजर आ रही है उनकी टेलीस्कोप की मदद से, वो हमें पता चल रहा है, लाइक सूरज की सरफेस हमें पता चल रही है कि ऐसे है। भाई आज देखो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने सूरज की कोर तक को बता दिया हमें कि सूरज की कोर में क्या है, ठीक है, यानी कि जिगर चाक मतलब जिस्म के अंदर जिगर जो है वो हमारे जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है जो बड़ा अंदर छुपा हुआ है। आपने किसी मूवी में ऐसा नहीं देखा होगा कि खंजर लगा है हीरो को और पता चले ऑपरेशन थिएटर में कि इसका जिगर जो है वो हमेशा पता चलता है किडनी या कुछ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि छुपा हुआ एक ऑर्गन है। तो वो यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको तहकीक करना, और तहकीक का असूल जो है वो आखिरी ये कि तहकीक इस चीज को कहते हैं, आप जमीन खोद रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, जब पक्की पुख्ता जमीन आ जाएगी ना, यानी इससे अब आगे खोदने की गुंजाइश नहीं रही, वो आपकी तहकीक का जो है वो रिजल्ट होगा। और हमारे यहाँ ये चीज़ें इतनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन। अभी जो है चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। अलिशबा हमारे साथ मौजूद हैं, अलिशबा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, आज शहर मुल्तान के मौसम की बात की जाए तो आज शहर मुल्तान का मौसम जुज़वी तौर पे अबर आलूद है। सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख मिचौली जो है जारी है, जिसकी वजह से मौसम की गर्मी की जो शिद्दत है उसमें खासी कमी आई है। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात है। इसी तरह कम से कम दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के टाइम जो है बारिश के भी इम्कानात बताए गए हैं। अलबत्ता दोपहर में गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होगा। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो भी 41% तक रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले 2 दिन जो हैं उसमें बारिश के इम्कानात शाम के वक्त बताए गए हैं। अभी भी यहाँ पे जो है हवा चल रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धूप और बादलों की आंख में चोली जारी है। तो आप इस मौसम को थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि पिछले हफ्ते मुल्तान में खासी गर्मी पड़ी थी जिसकी वजह से शहरियों का बुरा हाल था। तो ये जो 2-3 दिन है शहरियों के लिए यकीनन किसी नेमत से कम नहीं होंगे। टिबी माहिरीन के मुताबिक बच्चे बूढ़े सभी जो हैं इस मौसम में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और धूप में निकलने से पहले अपने आप को ढांप के निकलें। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा। और इसके साथ ही बाकी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। अभी कल से थोड़ा सा मौसम ऐसे बेहतर हुआ है, नहीं तो अच्छी खासी जो है वो गर्मी पड़ रही थी। तो इसमें गर्मी में आपने अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
अच्छा जी, जिस तरह हम बिहेवियर्स की बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि हम अपने बिहेवियर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि बहुत टाइम से एक ही चीज़ चलती आ रही हो तो वो आपकी वही आपका माइंडसेट बन जाता है और आप उसी पे ही चलते रहते हैं, मतलब आप अपने अंदर चेंजिंग्स लाना पसंद नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? रवैये जो हैं वो लॉन्ग टर्म में ही चेंज होते हैं, मतलब लेकिन आप एक बात सोच लेते हैं कि मैंने फौरी रिएक्शन नहीं देना। हमारा मसला यह है कि हम जब कोई बात सुनते हैं तो वो हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, हम उसको समझने के लिए नहीं सुनते। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने फौरी रिएक्शन नहीं देना। दो किस्म की अप्रोचेज होती हैं, एक प्रोएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच यही है कि जैसे किसी शख्स ने कोई बात की है तो आप फौरी तौर पे उस पर पड़ जाते हैं कि तुमने ये बात क्यों की है, या अगर कोई खुशामद इवन करता है, आपकी झूठी तारीफ करता है जो आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो आप उसको कोई जो फेवर वो चाह रहा होता है वो कर देते हैं, मतलब सोचते हम नहीं हैं। रवैयों को लॉन्ग टर्म में चेंज करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो आपने फॉरेन रिएक्शन नहीं देना। उसकी वजह से ये होगा कि आपके बॉडी में जो चेंजेस होती हैं, सबसे पहले वो ये कि आपके बॉडी के जो केमिकल लेवल्स हैं वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। मसलन आप हदीस जो है कि अगर गुस्सा जब आया हो तो उस वक्त अगर खड़े हो तो बैठ जाया करो, बैठे हो तो लेट जाया करो। क्यों? वो वही केमिकल लेवल्स की वजह से। आप देखें जैसे कोई शख्स बहुत गुस्सा होता है तो उसके कान लाल हो जाते हैं, कान लाल हो जाते हैं, वो क्योंकि बॉडी में जो चेंजेस आ रही होती हैं। सो पहले आप जब इसको कंट्रोल करना शुरू करेंगे ना शॉर्ट टर्म में, मतलब एक दफा किसी शख्स ने कोई बात की है, 2 दफा 4 दफा, तो वो जब आप खुद से सोच के और उस पर रिएक्शन नहीं देंगे, अब वो क्या होगी, आपकी बॉडी की हैबिट बन जाएगी। लॉन्ग टर्म में फिर ये होता है कि हमारे ब्रेन के न्यूरल स्ट्रक्चर में तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं। मसलन यहाँ पे डेली बेसिस पे इस जगह पे मॉर्निंग शो ही होना है तो चैनल ने ये फैसला किया कि यहाँ पे इस सेटअप को मुस्तकिल कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे ये सोफे और ये सारा कुछ जो है मुस्तकिल कर, क्योंकि यहाँ पे डेली होना है ये काम। तो हमारा ब्रेन जो है अगर कोई काम डेली हो रहा हो, जिसे हम आदत कहते हैं, तो वो उसको एज ए हैबिट अपनाता है, तो अपने स्ट्रक्चर में तब्दीलियां करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, कोई आगे से कुछ भी कह रहा है, आपका ब्रेन खुद ब खुद एक सेंस जो हम डेवलप करते हैं उसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकली तहकीक करने का मादा, तनकीदी सोच इसे हम कहते हैं। तनकीदी सोच का मतलब यही है कि जो बात की जा रही है उसको आप तनकीदी पहलू से देखें, उसके लेट्स से कि पोस्टमार्टम करें आप, उसके बाद उसमें से देखें कि इस शख्स ने अगर ये बात की है, अब इसको मुझे रिटेलिएट करना है या मुझे इसको रिएक्शन देना है क्या, और उसके फिर आप आगे नताइज देखें। मसलन एक शख्स ने गाली दी है, आप भी उसको आगे से गाली देंगे, वो एक और गाली देगा, हाथापाई मार कुटाई। उसके मुकाबले में ये देखें, जैसे अरस्तु ने एक बात की थी बड़ी खूबसूरत, एक शख्स उसको गालियां दे रहा था, तो दूसरे लोगों ने कहा कि तुम इसे जवाब क्यों नहीं देते। उसने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मेरे पास तोहफा लेकर आए और मैं उसे कबूल करने से इनकार कर दूं तो वो तोहफा किसका होगा? तो वापस उसी का होगा ना जिसने मुझे दिया है। तो मैं तुम जो मुझे दे रहे हो मैं उसको कबूल करने से इनकार करता हूँ, तुम वापस ले जाओ इसे क्या? तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो वो लड़ाइयाँ और झगड़े और वो आपकी कुछ देर की खामोशी से आप उससे बच सकते हैं। बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है, और वो आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के साथ उसको बेहतर कर सकते हैं। सही। अच्छा, जिस तरह हम एक तो ये बात कर रहे हैं कि रवैये किस तरह बेहतर हो सकते हैं या चेंजिंग्स आप कैसे ला सकते हैं, इनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि जिस तरह मूड स्विंग्स हैं ये भी हमारी ज़िंदगियों पे बड़ा असर डाल रहे हैं, क्योंकि अब तो आप पल भर भी आपका मूड जो है वो चेंज हो सकता है किसी भी टाइम। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? मूड स्विंग्स का भी डायरेक्ट ताल्लुक किसी चीज़ से हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रही होती हैं और बाकी उसके में हमारी जो सोच होती है। और मूड स्विंग्स तो अब हम ऐसे कहते हैं कि एक टीवी की तरह है, रिमोट आपके पास है और जैसे हम मुसलसल चैनल बदल रहे होते हैं तो हमारा रवैया भी एक सेकंड कुछ है, खुशगवार बैठे हैं, अगले लम्हे हमारा पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, कोई बात आप करें और मुझे माजी का कोई वाकया याद आ जाए, उसके साथ मैं रिलेट करके या तो मुझे अपनी कोई अचीवमेंट याद आ जाएगी या फिर मुझे कोई अपनी बेइज्जती याद आ जाएगी और मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा या मैं खुश हो जाऊंगा। सो अगले ही लम्हे यहाँ पे बैठे बैठे मेरा मूड जो है वो तब्दील हो जाएगा। मूड स्विंग्स जो हैं वो इसी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं कि पास्ट में एक्सपीरियंसेस के आपके जो तजर्बात हैं, मौजूदा तजर्बात, आपका करंट नॉलेज और उसके ऊपर यही रिएक्शन देने की आपका जो टाइमिंग है
कि आप कितना जल्दी उस पर रिएक्ट करते हैं। मसलन यहाँ पे बैठे बैठे जी काम कर रहे हैं हम, और अचानक से मुझे कोई शख्स आके कुछ कहता है, मजाक में कुछ कह देता है। अब वो तो मजाक में कह के चला गया, लेकिन मेरा यहाँ पे बैठे बैठे जो वो मूड है वो अचानक से तब्दील हो गया बिल्कुल उसके अल्फाजों की वजह से। सो वो मैंने स्टार्ट में रिमोट वाली बात की थी ना, रिमोट हमारे हाथ में रहना चाहिए। हमारा मूड स्विंग इसलिए तब्दील होता है क्योंकि वो रिमोट मैंने आपके हाथ में दिया हुआ है। अगले बंदे का जब दिल करता है जो चैनल लगाना चाहे वो लगा देते हैं। तो रिमोट अपने हाथ में रखें। अच्छा, किस तरह की ट्रेनिंग्स आप करवाते हैं, थोड़ा सा उस हवाले से भी बताएं, रवैयों के हवाले से भी इन चीज़ों को बेहतर करने के। वो मैं पब्लिक के लिए नहीं करवाता, मतलब मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना इंस्टीट्यूट में ऑफर करता हूँ। ये सिर्फ कंपनीज के लिए ऑफर करते हैं। कंपनीज को, जिस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस ट्रेनिंग करवानी, परफॉर्मेंस को बेहतर बना, कि परफॉर्मेंस का डायरेक्ट ताल्लुक हमारे रवैयों के साथ है, रूटीन्स के साथ है, हैबिट्स के साथ है। और इसी तरीके से मसलन किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या किसी की सेल्स जो है वो डाउनफॉल में जा रही है, इस तरह कंपनीज जो हैं वो मुझे इनवाइट करती हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो इनवाइट करती हैं। हाँ, मतलब डायरेक्ट मेरा जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहा है वो पब्लिक के साथ ही रहा है। बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के प्लेटफॉर्म से पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स की हुई हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ क्योंकि हम जिस तरह एजुकेशन की बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं जिनको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिससे हमारी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी आसान हो सकती है? देखिए, हमारा जितना एजुकेशन सिस्टम है वो कब डिज़ाइन हुआ था, हमारे जितना करिकुलम है, आज हमारी इंजीनियरिंग की बुक्स जो हैं अगर आप देखें 1950s 1960s कब की लिखी गई हैं, ठीक है। क्या इस दौरान पिछले 60-70 सालों के दौरान कोई इनोवेशन नहीं हुई? आप पिछले 60-70 सालों को छोड़ें, पिछले 20 साल को देख लें। 20 साल भी क्या, अगर आप पिछले सिर्फ 3 साल को देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरे पिछले 100 साल में इतनी तब्दीलियां नहीं आई दुनिया के अंदर जितनी पिछले 3 साल में आई हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस वक्त पे बेस करता है जब हेनरी फोर्ड ने ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ वाला और ग्रेड वाला और ये सारा सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। बिकॉज उनको असम्बली लाइन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उन्होंने कहा था हर असम्बली लाइन के ऊपर मतलब मुझे एक खास क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए। अब इसको कैसे इंश्योर कर सकता हूँ कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेड सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवा दो। सही। अब वो हम मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। अच्छा, हम जो है थोड़ी देर तक शकील सुल्तान को ज्वाइन करते हैं और उनसे फिर जानेंगे। अभी हम जो बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले उसी को कंटिन्यू करते हैं। जी, ये तो ग्रेडिंग सिस्टम का जैसे मैं बता रहा था, अब इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया ने इसको तकरीबन तर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रेड्स की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की टॉप 100 जो कंपनीज हैं कहते हैं कि वी डोंट नीड योर डिग्री, वी जस्ट नो, यू नीड टू नो कि व्हाट यू कैन डू फॉर अस। मतलब एक किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट है वो कहे कि मेरे पास फलां डिग्री है, लेकिन उसी से रिलेटेड उसको काम दिया। फॉर एग्जांपल जी मेरे पास आई एम अ मास्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल कोई किसी इक्विपमेंट को ठीक करने का कहा जाए या वो हम इवन इन्वेंट करना चाहते हैं तो हमने एज ए नेशन कुछ भी इन्वेंट नहीं किया। दुनिया जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रही है, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टेम लर्निंग की तरफ जा रही है। कि अब वो देखते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, इंडस्ट्री को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस तरह की जो लर्निंग है ना मुख्तलिफ स्कूल्स में अडॉप्ट की जा रही है। मसलन जो सबसे बेहतरीन इस वक्त एजुकेशन सिस्टम दुनिया में माना जाता है वो फिनलैंड का है, और फिनलैंड में 8 साल तक के बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होता। वो कहते हैं इसके दिमाग से जो कंपटीशन का स्ट्रेस है ना, जो टेस्ट का स्ट्रेस है वो निकाल दो। और एज ए क्रिएटिव, मतलब न्यूरो साइंस पे जो रिसर्च है मेरी उसमें क्रिएटिविटी भी शामिल है। तो क्रिएटिविटी में एक चीज़ हम ज़रूर डिस्कस करते हैं कि जो स्ट्रेस है, कंपटीशन का जो स्ट्रेस है वो आपकी क्रिएटिविटी मार देता है। और हमारे यहाँ बच्चों में यही अभी जो हम फेस कर रहे हैं वो यही है, या तो नंबरों की दौड़ है, प्रेशर है। अभी हम देखते हैं कि बच्चों के आप उनसे सब्जेक्ट्स के और डिग्री का एक हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि जस्ट डिग्री लेनी है। अच्छा, स्किल्स के हवाले से बात करें तो उस तरीके से हमें कोई स्किल्स बताई नहीं जाती, कैरियर काउंसलिंग हमारी की नहीं जाती, इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस
चीज़ का कंफ्यूजन उनके माइंड में रहती है कि हमने जाना किस साइड पे है, हमारा वे कौन सा है कि जहाँ पर हम जाकर हमारा कोई फ्यूचर। इकबाल का शेर है इसके ऊपर बहुत खूबसूरत, जहाने ताज़ा की अफकारे ताज़ा से है नमूद कि संगो खुद से होते नहीं जहां पैदा, नेशंस आर नॉट बिल्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स। हमने ये जो हमारे ग्रेड्स हैं ये वही ईंटें समझ लें। हाँ। हमें पकड़ा दी जाती हैं हमारे तालिब इल्मों को, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब इसका बनाना क्या है। इवन एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ कुछ अपनी ट्रेनिंग्स में। लीगो ब्रिक्स होती हैं, बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं, उसके लीगो ब्रिक्स के सेट दिए जाएं आपको, ठीक है। आप बच्चों को वो पकड़ाएं सेट्स, और आप एक एडल्ट को, मुझ जैसे एक एडल्ट को, ग्रेजुएट हाई फाई ये वो, उसको पकड़ा दें। बच्चे जो उससे चीजें बनाते हैं ना वो ज्यादा बेहतर होती हैं, ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, आउट ऑफ द बुक्स होती हैं। क्योंकि हमारा जो ग्रेजुएट है उसने यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए वो जो एक उसका एक फ्रेम, मैंने अभी बात बताया, हमारा ब्रेन जो है रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर ये बन चुका है कि मुझे जो कुछ मुझे आंसर चाहिए तो बुक से चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाके वो जो है कोई सोल्यूशन इम्प्लीमेंट। आप समझते हैं कि टीचर्स भी हमारा उस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ तो ये चीज़ भी बुरी मानी जाती है कि अगर आपने कोई खुद से कोई आपके दिमाग में अगर कोई सोच आई है या आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या उसके बारे में आप तहकीक करना चाह रहे हैं, तो हमारे तो टीचर्स भी उस चीज़ को बुरा मान जाते हैं कि इसने क्या। हाँ जी, देखिए टीचर्स एक तो पर्सनल, देखिए टीचर्स भी प्रोडक्ट, दे आर प्रोडक्ट ऑफ आवर सिस्टम। मतलब अगर मैं आज किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग करने लग जाऊं तो मेरे भी तो वही नजरियात हैं ना जो मेरे टीचर्स के थे, और मैं उसी को पास कर रहा हूँ। दूसरा, एक सिस्टम के अंदर आप हैं, आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, अभी 3 महीने पहले बाद आप रोड्स पे देख लीजिएगा, हर रोड के ऊपर बैनर लगे होंगे, हर कॉलेज के, हर स्कूल के, हमारे इतने बच्चों ने 90% मार्क्स लिए, हमारे इतने बच्चों के ये हर कॉलेज के एक बच्चे की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन जरूर होगी। सो टारगेट्स ये हैं कि नंबर लेने, 1100 में से 1099 नंबर लेने हैं। जब आपके टारगेट्स ये हैं, इसका मतलब ये कि ये 50 सवाल हैं, और अगर कोई आता है, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, अगर मैं किसी को तैयारी करवाऊं, मैं उसको गारंटी के साथ 1100 में से 1050 नंबर लेने का तरीका बता सकता हूँ, बिकॉज सवाल तो वही है ना, 100 सवाल है, ठीक है। उसी में ही और सबसे ज्यादा जो चीज हमारी क्रिएटिविटी को मारती है वो MCQs है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम देम। ये 4 में से एक तलाश कर लो तो आपने तखलीक कहाँ पे की है, नई चीज कहाँ पे तखलीक की, उन 4 में से एक को आपने उठा लिया, उसको सर्कल कर दिया, या सही होगा या गलत होगा, मार्क्स मिल जाएंगे, और दैट्स इट। आज तक हम इन्हीं चीजों में ही घूम रहे हैं। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है हमारे रूही के रिपोर्टर जुनेद अनवनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जुनेद? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं शो में आपको। अच्छा, आपसे क्योंकि आपकी बीट ऐसी है, सियासत से हवाले से ही बात होगी कि इस टाइम जो मुल्की सूरत हाल चल रही है, और हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के हवाले से शेरी मज़ारी ने भी जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया, फयाजुल हसन चौहान ने भी, और भी बहुत सारे नाम ऐसे आ रहे हैं। आज सुबह मैं देख रही थी कि शायद जो है चीमा साहब जो हैं वो भी, और शायद मुसर्रत चीमा भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे कारकुनान जो हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में भी आ रहा था, उन्होंने तो खैर तरदीद कर दी है इस बात की कि मैं पार्टी को नहीं छोड़ रहा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, 2018 जो है वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का साल था, और 2023 जो है वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद करने का जो है वो साल है। बड़े बड़े जो नामवर शख्सियात हैं वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रही हैं। ये तो शेरी मज़ारी हों, फयाजुल हसन चौहान हों, इसके अलावा भी बड़े बड़े नामवर जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इस टाइम लाइन पर है। आप अंदाज़ा करें कि जो सियासी रहनुमा तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ता तो वो किसी और मुकदमे में फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और अगर कोई तहरीक इंसाफ छोड़ने की यकीन दहानी कराता है तो उसको घर तक रसाई दी जाती है। इसमें 2 फेसेस हैं। कुछ तो ऐसे सियासतदान हैं जो कि सियासत से ही तौबा ताइब हो गए हैं, और उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ साथ सियासत को भी खैरबाद कहने का जो है वो ऐलान किया, जिसमें शेरी मज़ारी हैं, आमिर कियानी साहब हैं अपर पंजाब से तहरीक इंसाफ के। इस तरह कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया, मगर अपनी सियासी जिद्दोजहद जारी रखने का फ़ैसला किया किसी नए प्लेटफॉर्म से। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ से भी जो पिछले हफ्ते एक 9 साबिक मेंबरान असम्बली ने जो है वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, अगरचे उनके अंदर अक्सरियत उन उम्मीदवारान की थी जिन्होंने तहरीक इंसाफ में आगे अपना पार्टी टिकट नहीं दिया, मगर मुल्तान से साबिक MPA ज़हीरुद्दीन अल्लेज़ई इसमें ख़ासकर एक थे कि जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 दफ़ा MPA मुंतखब हुए थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया और जो है वो अपनी
इस टाइम जो है कल वो मुस्लिम लीग नून के कैंप में हमें नज़र आए कि जब कमिश्नर मुल्तान से मुलाकात के वक्त ज़हीरुद्दीन अली जो है वो मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के साथ मौजूद थे और कुछ रैली के हवाले से प्लान किया जा रहा था। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ को मुल्तान के अंदर जो डेंट पड़ा है उसका ज़्यादातर फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाते हुए नज़र इसलिए आ रही है कि तहरीक इंसाफ के जो ज़िला सदर यूथ विंग थे राव यासर, एक बड़ा नाम था तहरीक इंसाफ के अंदर, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को जो है वो खैरबाद कहा और उन्होंने बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और पीपल्स पार्टी से वो उम्मीदवार होंगे, उनका ऐसा कहना है। और इसके साथ साथ एक राव अमजद जो कि शाह महमूद कुरैशी का एक मतलब किसी दौर के अंदर करीबी उनका बड़ा ख़ास चहेता कारकुन था, उसने भी कल जो है वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया कहा और पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। राना सज्जाद और अली मूसा गिलानी की ज़ेरे क़यादत शामिल हुआ। इससे मेरे पास ऐसे BCO रहनुमाओं की, मकामी सतह के रहनुमाओं की लिस्ट मौजूद है जो कि तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहना चाहते हैं, मगर वो कोई प्लेटफॉर्म की तैयारी में है कि वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहे। तो आप वो लिस्ट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको एक और बताऊं कि रात तहरीक इंसाफ की मरकजी नायब सदर कुर्बान फातिमा के घर पर भी पुलिस ने रेड की, उनके दरवाजे तोड़े गए और कोई खातून पुलिस अफसर साथ नहीं थी और उनको भी गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है अभी भी। और तहरीक, जहाँ तक आपने बात किया कि तहरीक इंसाफ के ऐसे कौन से नाम है, तो मुल्तान से भी मेंबरान असम्बली और पार्टी ओहदेदारान की एक लंबी तादाद मौजूद है जो कि तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाली है। अनकरीब आइंदा हफ्ते से 10 रोज़ के अंदर बड़े बड़े नाम जो मुल्तान से हैं वो भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह देंगे। हाँ, अगर शाह महमूद कुरैशी के बारे में ये अफवाहें हैं कि शाह महमूद कुरैशी भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हैं, अगर शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ को छोड़ देते हैं तो मुल्तान से तकरीबन 80% जो पार्टी लीडरशिप है मकामी और मेंबरान असम्बली है वो शाह महमूद कुरैशी के साथ किसी नई जमात में जाने के लिए तैयार होंगे। तो तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल वक्त है और मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा जो कारकुन पिस रहा है उसकी वजह ये है कि कारकुन जो है वो इस वक्त जो है या तो जेलों में है या पुलिस उनके घरों में है, जबकि जो लीडरशिप थी वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो मुल्तान छोड़ चुकी है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर भी इस टाइम जो है वो 3 किस्म की लीडरशिप है। नंबर 1 जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते थे वो तो इस टाइम पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो दुबई या किसी और मुल्क के अंदर इस टाइम जो है वो अपना जो छुट्टियां जो है वो एंजॉय करेंगे जब तक हालात बेहतर नहीं होते। दूसरे नंबर की बिल्कुल इस पर आपसे मजीद भी आपकी राय लेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी जुनैद जी। मैं जो बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस टाइम जो कैटेगरीज पाई जा रही हैं वो 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 जो जिनके पास वसाइल अच्छे थे, जो मेंबरान असम्बली थे, जो बड़े नाम थे, वो तो इस टाइम पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। फिलहाल वो हालात नॉर्मल होने तक पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, जबकि जो दूसरे नंबर की लीडरशिप थी जो अफोर्ड कर सकती थी वो इस टाइम शुमाली इलाका जहाज में मौजूद है और वहाँ पर जो है वो वेदर इंजॉय कर रही है और गर्मी से बचे हुए हैं। जो तीसरे नंबर के जो मकामी सतह के UC लेवल के कारकुनान थे और वो जिनके पास वसाइल नहीं थे, वो इस टाइम जनूबी पंजाब में कोई लिया मौजूद है, कोई मुजफ्फरगढ़ मौजूद है, तो वो नवाब में मौजूद है। और जो चौथे नंबर की जो कारकुनान थे जो बिल्कुल भी जो वसाइल नहीं रखते थे या लाइल थे, वो इस टाइम पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। तो ये तहरीक इंसाफ की इस टाइम जो है वो सूरत हाल है। जो कारकुनान है वो इस टाइम बिल्कुल जो है वो एक लावारिस वाली सूरत हाल है कि पार्टी क़यादत की जान से कोई भी उनसे राब्ते में नहीं है, तमाम के नंबर बंद हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने अपने बंद किए हुए हैं। सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब और अब्बास बप्पी जो है वो इस टाइम कहीं नज़र नहीं आ रहे। जैन कुरैशी जो कि नायब सदर भी हैं और शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ मोइन रियाज कुरैशी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। ज़िला सदर खारिज वड़ाइच भी इस टाइम मुकम्मल तौर पर मंजरनामे से गायब हैं। साबिक MP वसीम खान बादोज़ई भी इस टाइम जो है वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और बाहर मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है सच तहरीक इंसाफ की के क़यादत ना होने की वजह से कारकुनान ज़्यादा परेशान है और उसके साथ साथ जो है वो यही वजह है कि कारकुनान जब मायूस होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी लीडरशिप भी उनके दरमियान मौजूद नहीं है इस मुश्किल वक्त में,
तो वो अपनी पार्टी को फिर खैरबाद कह रहे हैं। तो अभी आप क्या यूं समझ लें कि अगर हम बात करें इस टाइम जो अवाम का रद्द-ए-अमल है वो क्या है? अवामी रद्द-ए-अमल इस टाइम आसद तहरीक इंसाफ ने जो एक हसास तनसीबात पर जो हमला किया, उसके बाद से जो अवाम के अंदर भी किसी हद तक जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए रेजिस्टेंस पाई जा रही है। हाल बता उस तरीके से नहीं है, अभी भी लोग इमरान खान को चाहते हैं और इमरान खान को निजात दहिंदा भी समझते हैं कि वो आएंगे और वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर करेंगे। मगर इस सब के बावजूद जो हसास तनसीबात पर जो हमला हुआ, उससे जहाँ तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स को नुकसान हुआ, वहाँ पर अवामी हमदर्दियों में भी उनकी कमी वाज़ेह हुई। उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि आप देख लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर हर शहर के अंदर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए दर्जनों रैलियाँ निकल रही हैं। तो उसके अंदर ज़ाहिर अवाम की पार्टिसिपेशन है जिस हद तक भी है। अगर एक शहर के अंदर रोज़ाना दर्जन भर रैलियाँ निकलती हैं तो वो अवाम ही निकाल रही हैं ना, मुख्तलिफ शोबा जात के लोग जो है उस रैलियों के अंदर शरीक होते हैं, फौज से इज़हार यकजहती करते हैं। दूसरी तरफ वो तहरीक इंसाफ के उस एक्ट की मजम्मत करते हैं जो उन्होंने 9 मई को जो है वो तनसीबात पर हमला किया। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की, तो उनके क्या हालात नजर आ रहे हैं? इस टाइम जो पीपल्स पार्टी है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सेफ पिच पर पीपल्स पार्टी खेल रही है। मुल्तान की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, वो अक्सरियत जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी से हटकर भी पंजाब लेवल के देखो, पीपल्स पार्टी बेसिकली अब इस टाइम जो है सिंध की जमात बन चुकी है। पीपल्स पार्टी का सिंध महफूज है। कराची में आप देखें रोजाना की बुनियाद पर 2 से ज्यादा MP जो है उनके तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं। खैर, तो वो तहरीक इंसाफ की जो स्पेस है उसको पीपल्स पार्टी जो है वो फिल करती जा रही है सिंध के अंदर। बात थी, लड़ाई थी पंजाब की। सिर्फ पंजाब के अंदर जहाँ तहरीक इंसाफ ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था, उसका सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब की बेसिकली पार्टी है और पंजाब से ही वो जीतती है और यहीं पंजाब जो फतह कर लेता है उसका वज़ीर आज़म बन जाता है। तो मुस्लिम लीग नून को मैं समझता हूँ कि अभी जनूबी पंजाब की बात की जाए तो जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, उनकी जो पहली चॉइस है वो पीपल्स पार्टी है। कि वो पीपल्स पार्टी में उसकी बड़ी वजह यह है कि जनूबी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े नाम मौजूद हैं जो कि उनको जो समझते हैं कि उनके साथ रहते हुए वो अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। जबकि नून लीग का प्रॉब्लम यह है कि नून लीग के अंदर खासतौर पर जनूबी पंजाब और मुल्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि नए आदमी की एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून में बहुत मुश्किल से होती है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेज आमिर हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही थी कि आज आपका मौजूद बहुत अच्छा है। जैसी माशाल्लाह 9 मई के वाक़े के बाद तो बड़े शर्मनाक हालात हैं मुल्क के लिए भी और सियासतदानों के लिए भी, और खास करके खान साहब के लिए जिन्होंने ये सब कुछ करवाया, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जहाँ तक हमारे सियासी लीडर की बात रह गई है, तो अब तो शर्म आती है कैसे की भी हम इस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप लीडर्स की बात कर रहे हैं कि वो भागे हुए हैं, आप सियासत की बात कर रहे हैं कि उसका क्या वजूद नजर आता है। तो आप ये देखिए, जिन्होंने मुल्क के वजूद को ही असासी को ही तबाह कर दिया, तो उसका क्या वजूद होगा मालूम नहीं। जाहिर सी बात है, इसकी तो हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हमेशा हम ये बात करते हैं कि जब भी इस तरह के वाक़यात हुए, पहले भी हम अगर बात करें तो अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना कौन सी अक्लमंदी है? देखिए, अपने मुल्क को और उन्हें बचाया कि आपके मेरे बावजदाद ने कुर्बानियां दे की ये मुल्क बनाया है, ठीक है, और उनके साथ ये ज्यादती किया और फौज के साथ ये सब कुछ जो हमारे लिए खड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, 9 मई के जो वाक़यात हुए उसके बाद यकीन करें मुल्क के हालात ही टोटली चेंज हो चुके हैं और हर बंदे की अब यही ख्वाहिश है कि अब मुल्क में जो है वो थोड़ा ठहरा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है, अभी तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और जो हमारे लीडर हैं वो बेहतर इस चीज़ को समझते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए वो किस तरह कोशिश कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम जो है वकार से जानेंगे। वकार, जाहिर सी बात है ये हमारे इतने सोशल इश्यूज चल रहे हैं, या अब हम जिस तरह रवैयों की बात करें, ये भी हमारे उन रवैयों में ही आ जाता है कि जिस तरह अभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इश्तिहाद पसंदी की तरफ चले जाते हैं या बहुत एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे चले जाते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है?
वही जैसे मैंने कहा ना कि सफ़ेद रंग कहता है कि काला गलत है क्योंकि वो मुझसे मुख्तलिफ है, तो हमने बिल्कुल वही वाला इस वक्त रवैया अपनाया हुआ है कि किसी को हम कोई मुखालिफ नज़रिया जो भी पेश करते हैं तो हम कहते हैं ये तो गलत है। हाँ। और जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जर्मनी की एक कंपनी के लिए मैंने एक साइकोमेट्रिक टूल डिज़ाइन करके दिया था, जिसमें उन्होंने ये करना था अपने की क्वालिटीज़ को ना उन्होंने मैयर करके और नंबरिंग करनी है। तो अगर आप जैसे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, शख्सियत की अकीदत से निकले। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब कहते हैं कि शख्सियत की जो अकीदत होती है वो जहालत की तरफ लेके जाती है, क्योंकि फिर आप उसके लिए हर किस्म का जो काम है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप पाकिस्तान में जितनी पार्टीज या जितने लीडर्स हैं आप उनको ना डिग्रेड करना शुरू करें मेरिट्स की बेसिस पे ना, मसलन गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है ना, तो उसको नंबर्स ऐसे नहीं दिए जाते कि इसका कलर अच्छा है, बल्कि देखा जाता है कि उस कलर पे कहीं पे डेंट है तो उसमें से नंबर काटा जाता है। सो आप 100 पॉइंट्स का एक टेबल बनाएं और उसमें आप ये देखें कि फलां लीडर ने अगर ये किया है तो उसमें नंबर काट लें, फलां ने ये किया, और फिर उसकी बेसिस पे आप फैसला करें कि कौन नज़रियात पे खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये होता है कि सोशल मीडिया पे हम जितनी बहस कर रहे होते हैं वो फैक्ट्स की बेसिस पे नहीं होती, वो इमोशंस की बेसिस पे होती है। मसलन जिस लीडर को मैं पसंद करता हूँ मेरे लिए वो सच्चा है, जिसको आप पसंद करती हैं वो आपके लिए सच्चा है, और हम लगे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और आज तक हिस्ट्री में सोशल मीडिया के आर्गुमेंट से ना किसी ने अपना मजहब बदला है, ना अकीदा बदला है, ना पार्टी बदली। तो ये बात समझ के, और अगर कहीं पे किसी के साथ बहस भी करनी है तो बहस इस नज़रिए से नहीं करनी कि ये तो है ही गलत, मतलब मैं यहाँ पे बैठूंगा तो मैं ये सोच के कि आसमां तो है ही गलत, मैं तो जाहिल के साथ बहस कर रहा हूँ, अगर मैं ये सोचूंगा तो फिर मेरे वो जितने आर्गुमेंट्स होंगे ना उनमें आवाज़ में शिद्दत आती जाएगी और अल्फाज जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत पसंद होते जाएंगे, मेरे पास दलील ख़त्म हो जाएगी। दलाइल के साथ बात करें, और अगेन रवैयों को कंट्रोल करने के हवाले से जैसे हमने पहले बात की थी लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वही सारी बात। अच्छा, कुछ टिप्स देना चाहें इस हवाले से, क्योंकि सारी सी बातें हमारे व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे? इकबाल ने उर्दू में जो आखिरी शेर लिखा था ना, हजरत इंसान, उन्होंने लिखी थी अरमगान हजाज में नज्म, और उसका आखिरी शेर था अगर मकसूद कुल मैं हूँ तो मुझसे मावरा क्या है, मेरे हंगामा हाय नौबनों की इंतहा क्या है। कि अगर हम ये दावा करते हैं कि मैं अशरफ अल मखलूकात हूँ तो मुझसे आगे क्या है, मतलब अल्लाह ताला ने अगर मुझे सबसे बेहतरीन जो मखलूक बनाया है, सबसे खूबसूरत मखलूक कुरान के अंदर कई बार लिखा हुआ है, तो फिर मुझसे आगे क्या है? क्या उस वक्त के बाद से अब तक मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई तख्लीक नहीं हुई, या मुझसे आगे भी कुछ है? इस सवाल का जवाब बस आप तलाश करने की कोशिश करें, आपकी जिंदगी को एक मकसद मिल जाएगा। और नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों को ये अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करने की कोशिश करें, और वो मकसद जो है वो मतलब एक तो किताबों में जिस तरह कहा जाता है थ्योरेटिकल बातें बहुत सारी होती हैं कि अपना मकसद तलाश करो, लेकिन प्रैक्टिकल की तरफ जब आते हैं तो मेरे पास कोई वो चीज़ नहीं होती। लेकिन हाँ, एक जुमले के ऊपर सिर्फ है कि आपका मकसद इस तरह होना चाहिए कि आपके वजूद की वजह से हमारा मुआशरा और ये मौजूद दुनिया ये बेहतर कैसे हो रही है, किस तरह से बेहतरी की तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया वकार आपका, आप हमारे शो का हिस्सा बने। जुनेद, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर रमजान, जो कि वाइस चांसलर इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक बिल्कुल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर से आज हम जानेंगे, क्योंकि माशाल्लाह सर का इतना एक्सपीरियंस है, और फिर जब से इमर्सन यूनिवर्सिटी को इन्होंने संभाला है तो बहुत सारी ये चेंजिंग्स भी लेकर आए हैं। थोड़ा तलबा के मसाइल पे भी बात करेंगे, एजुकेशन पे भी बात होगी, और साथ साथ यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका एक विजन जो आप लेकर आए हैं उसके हवाले से जानना चाहेंगे। विजन मेरा बड़ा सिंपल और बड़ा नेचुरल है कि माँ बाप क्यों बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, बच्चे क्यों जाते हैं, और स्टेट क्यों जाती है। 3 मेजर स्टेक होल्डर होते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि जब उनकी एज ये होती है, वो यूथ होती है, उनमें एनर्जी होती है और उनके अंदर उनका जो ब्रेन बेस्ट काम कर रहा होता है, तो वो चाहते ये हैं, वहाँ पे स्टेट भी चाहती है और पेरेंट भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि जब वो ग्रेजुएट करें तो वो कुछ अर्निंग के काबिल हो जाए। दूसरा ये कि वो मजीद अच्छे इंसान बन जाए, सिटीजन बन जाए।
उस वक्त उनकी एज होती है कि उन्होंने या तो उस दौरान शादी करनी होती है या उनकी शादी उसके बाद होने वाली होती है, फिर उन्होंने एक ख़ानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होती है और इसी तरह वो स्टेट के एक बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन बनते हैं। उन्होंने लीडरशिप रोल प्ले करना होता है, वो इंजीनियर बनते हैं, बिजनेस लीडर बनते हैं, वो फिजिस्ट बनते हैं, केमिस्ट बनते हैं, ये चीज़ें। अब मैंने अपना जो मिशन रखा है यूनिवर्सिटी का ये है कि एवरी ग्रेजुएट फ्रॉम इमर्सिव यूनिवर्सिटी शुड एबल टू अर्न। अब अर्निंग कैसे होती है, या तो अपना उनको कोई कारोबार करना आ जाए, अगर फैमिली का कारोबार है तो उसको वो एक्सेलरेट कर सकें, या वो जॉब के लिए फिट हो जाए। अब मैंने जॉब के लिए फिट लफ्ज इसलिए यूज किया है कि ये इट्स क्लोज टू माय हार्ट, कि हम जस्ट क्वालिफाई नहीं करते। अगर क्वालिफाई करेंगे तो बच्चे फिर वो जो एक आम आजकल आके वो डिग्री लेके चले जाएंगे, उनसे जब पूछेंगे इंटरव्यू के दौरान कि आपको क्या करना आता है, तो वो कहेंगे जी मैंने पीएचडी की है, मैंने एमफिल किया हुआ है। ये चीज जो है ना वो नहीं है। अब मैंने जो अपनी पॉलिसीज बनाई हैं वो सारी की सारी इन दो चीजों पे बनाई है। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मजीद अच्छे इंसान बन जाए। अच्छा इंसान तो वो होता ही है, और उनके जो खूबसूरत 4 साल या 6 साल जो यूनिवर्सिटी में होते हैं वो खुशगवार गुजरें, वो जब यहाँ से जाएं तो खुशगवार यादें लेके जाएं और एक अच्छे हैप्पी जो है ना वो सिटीजन बन जाए। अब उसके लिए करना क्या है, करना ये है कि मैंने सबसे पहले जो यहाँ आके मैंने चेंज की है, जब मैं आया हूँ यहाँ पे सितंबर में लास्ट ईयर, तो मैंने मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट की है। हम उसको फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल भी कहते हैं और दूसरे लफ्जों में उसको ब्लेंडेड लर्निंग भी कहते हैं और इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। इसमें होता ये कि जो टीचर है वो अपना कंटेंट तैयार करता है, तैयार करके वो पहले से स्टूडेंट को भेजता है, स्टूडेंट उसको पढ़ के आते हैं। जब पढ़ के आते हैं तो क्लास के अंदर उनका 40% 50% नॉलेज ऑलरेडी सब्जेक्ट के बारे में होता है, तो फिर टीचर को और पढ़ना पड़ता है। क्लास के अंदर आके फिर वो ग्रुप्स में स्टडी करते हैं और ग्रुप लर्निंग होती है। और एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वो ये कहती है कि एक लोअर लेवल की लर्निंग होती है जो कि नॉर्मल होती है यूनिवर्सिटियों में, कि आप उनको सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताते हैं, ऑब्जेक्टिव बताते हैं। और हायर लेवल की लर्निंग क्या होती है, जब अपने प्रॉब्लम देते हैं कि आप घर से करके लेके। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिस्टम ये कहता है कि नहीं, आज का जो बच्चा है इसको किताब पढ़नी आती है, इसको यूट्यूब पे वो सारी चीजें देखनी आती हैं और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी जो चीजें पढ़ी उसको आती हैं। तो ये लो लेवल की लर्निंग घर से करके आएंगे और हाई लेवल की लर्निंग यूनिवर्सिटी में होएगी, जहां पे उनको लैब में ले जाना है, उनको फील्ड में ले जाना है, उनको लाइब्रेरी में ले जाना है, उनको एक्सपेरिमेंट कराने हैं, उनको म्यूजियम में भी लेके जाना है। और ये जो चीज है जब वो कर लेते हैं तो ना तो उनको फिर नींद आती है क्लास में। सोशल मीडिया का यूज मैं इनकरेज करता हूं क्लास में, लेकिन किसके लिए, कि वो सर्चिंग के लिए। इसलिए हम उन्हें, और इसकी जो असेसमेंट होती है, ये मैंने ना जो क्लास टाइम है वो 60 मिनट से 90 मिनट कर दिया। सही। अब वो जो टीचर है, टीचर भी उनको एंगेज करता है, वो क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, और जवाब कौन देता है, स्टूडेंट जवाब देते हैं। स्टूडेंट का स्टूडेंट जवाब देता है, हम इसको कहते हैं पीयर लर्निंग। ये दुनिया के अंदर जो है ना वो मॉडर्न लर्निंग मेथोडोलॉजी। और आप हैरान होंगी कि ये स्टडीज आई हुई हैं कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे भी टीचर की क्या जरूरत है, टीचर के पास बेटे 40 इयर्स का 50 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है। ये स्टूडेंट जो है ना उनसे सीखना चाहते हैं, और टीचर बताएगा मैंने ऐसे किया था तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ऐसे किया था तो मेरा कामयाब हो गया, अब आप ऐसे करें। ये नहीं, ये मैंने इस पे पाबंदी लगाई है कि डोंट गिव सॉल्यूशंस टू द स्टूडेंट, गिव देम ऑप्शंस। आप स्टूडेंट ही बताएंगे कि जी ऐसे भी हो सकता है, ओके ऐसे भी हो सकता है। और वो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है जो हम एक बच्चे में पैदा करना चाहते हैं, वो इस जो है ना वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए होती है। और ये हमने अपनी जो है ना वो अभी 90% माशाल्लाह जो मेरे टीचर्स हैं वो भेजते हैं। और इसका सबूत मेरे पास ये है कि मैं डायरेक्टली स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। सही। हाँ, आपके टीचर आपको भेजते हैं? जी सर। कैसे भेजते हैं? लिंक भेजते हैं। और सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज हो गया कि नहीं हो गया? मुझे एक बात कहें, इस वक्त पूरी दुनिया का जो बड़ा मसला है वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, कि लोग जो है ना वो सोशल मीडिया का अननेसेसरी यूज करते हैं, पॉजिटिव के लिए। लेकिन ये एक बहुत स्ट्रेंथ भी है आपकी, इसी से आप लर्न करते हैं, इंस्टाग्राम पे लर्न करते हैं, आप यूट्यूब पे लर्न करते हैं, आप अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट, कि जी ये टीचर ने असाइनमेंट दी हुई है तो इसको हमने करना है, ठीक है ना। और ये जो सारी चीजें हैं ये मैं वहां पे यूनिवर्सिटी में करता हूँ। जो एक मैं कहता हूँ कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का और टीचर की, दूसरा है टीचर की ट्रेनिंग,
टीचर की जो ट्रेनिंग है उसमें सबसे पहला रोल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद किया। मैंने अपने टीचर के साथ 2 सेशन किए, उन्हें बताया कि ये जो मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी होती है, कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। सही। तो एक पार्ट आप कह रही हैं कि मेरा सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन दूसरी मैं आपको नहीं, वही बात आ जाती है कि जाहिर सी बात है आपका एक विजन है, आप लेकर आए हैं तो आपको उसको डिटेल से ही बताएंगे। अब दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ और क्या होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। हमने तकरीबन इस वक्त 12 करोड़ का इक्विपमेंट ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें सब ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप हैरान होंगे कि वी आर नो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो फैकल्टी हम ऑर्डर कर रहे हैं, अब पहले तो गवर्नमेंट पाबंदी लगाई थी ना कि फैकल्टी हायरिंग करनी है, सारे का सारा ऑनलाइन होएगा। सही। कोई हैंड रिटन एप्लीकेशन की जरूरत नहीं। स्टूडेंट के जो एडमिशन हमने किए हैं, एडमिशन भी हमने मिक्स किया है, क्योंकि वो पहली दफा था। अब हमारा जो डेटा है वो सारा ऑनलाइन आ गया। अब हम फेशियल रीडिंग से जो है ना वो टीचर की अटेंडेंस वगैरह सारी लगेगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैंने क्लासरूम के अंदर जो है ना वो LED लगा दिए, उसमें इंटरनेट भी है, और वो जो एक वर्चुअल लर्निंग होती है, विजुअल लर्निंग होती है, वो सारी की सारी होगी। अब ये जो सारी चीजें जब हो रही हैं तो इससे ना इसका इम्पैक्ट आता है। बच्चे जो है ना वो खुश होते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं। सही। एक बच्ची ने मुझसे शिकायत की कि सर जब से हम यहाँ आए ना पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है और कुछ नहीं है। अब मैं इससे परेशान भी हुआ, खुश भी हुआ। खुश इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ इसका मतलब पढ़ाई का मेयार बहुत अच्छा है। अब परेशान इसलिए हुआ कि इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, एक्टिविटीज होनी चाहिए। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि हमने 5 डेज गाला किया। 5 डेज स्टूडेंट जो है ना वो हमारी गर्ल स्टूडेंट अपने पैसे खर्च करके वो कोई उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का हाउस बनाया, किसी ने सिंध हाउस बनाया, किसी ने बलूचिस्तान हाउस बनाया, किसी ने सराइकी हाउस बनाया, इस तरह बॉयज भी थे। तो 5 डेज तक उन्होंने खूब एंजॉय किया। और ये भी एक लर्निंग होती है। आप ग्रुप में एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करनी है, बिहेव कैसे करना है, आपने दूसरे को हैरेस नहीं करना। उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, आल्दो अलग अलग थे। फिर इसी तरह 5 डेज की हमने गेम्स भी कराए। सही। तो ये वो जो सारी चीजें हैं जब हम करते हैं तो मैं कहता हूँ एक बैलेंस लाइफ होती है। और फिर ये जो कल की मैं आपको बताता हूँ, हम बैडमिंटन खेल के हम जा रहे थे तो हमारा एक पार्क है जो कि हमने गर्ल्स के लिए वो रिजर्व किया हुआ। सारी लड़कियां बैठी थी, लेकिन वहां कुछ चीजें पड़ी थी। मैंने कहा ये तो इनको डस्टबिन में डालनी चाहिए। आल्दो हम करते रहते हैं। मेरे साथ मेरा कंट्रोलर भी था, मेरा ट्रेजरर भी था और प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो। हम उधर गए तो मैंने कहा बच्चों भाई ये पार्क की सफाई ना कर दें। सर हम अभी करते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, और हमें 3 मिनट लगे, वो सारा पार्क साफ हो गया। ये मैं कहता हूँ उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है। दूसरा ये कि टीचर अगर टाइम पे जाएगा तो फिर स्टूडेंट भी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों का अपना एक रोल है। बिल्कुल। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी में जो चीजें, चूंकि एक नई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज से आगे बन रही है, अब हमारी रोड भी कारपेट हो रही हैं, इंटरनेट हमारे पास आ गया, HEC की डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास आ गई, स्मार्ट यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट भी हमारा बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी जो है वो लगाया है ताकि बच्चों को साफ पानी भी मिले। और इसी तरीके से जो एक हमने सिस्टम ये बना दिया है बच्चों के लिए कि स्टूडेंट काउंसलर हमने रखे हैं। अब एडमिशन ऑफिस भी बना दिया है, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल भी बना दिया है, और एक भी बना दिया है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना मेडिकल की फैसिलिटी है, डॉक्टर वहाँ पे हमारे पास डिस्पेंसर हर वक्त होता है, डॉक्टर जो है ना वो थोड़े टाइम के लिए आता है। तो बच्चों के जो है ना गर्मी है ना फॉर एग्जाम्पल, तो हमने कोई तकरीबन 1500 दरख्त लगाए हैं इस दफा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो ग्रीन कैंपस ड्राइव है हमारे। फिर दूसरी बात ये कि सेमिनार्स हमारे होते ही रहते हैं, और सेमिनार हम 3 किस्म के करते हैं। एक कैरेक्टर बिल्डिंग वाले करते हैं, सही, और दूसरे हम करते हैं उनके सॉफ्ट स्किल्स के। जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है वो ये है कि मैंने अपने बच्चों को कहा है डोंट वेट फॉर 2 ईयर्स कि 2 साल के बाद मैं ग्रेजुएट करूंगा, तो मैं नहीं, साथ साथ अर्निंग करें। सही। अब अमेज़न पे जाएं, आप ये जो है ना ई लर्निंग है ये करें। सही। हम एक जो है ना एमर्सन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सेंटर हम बना रहे हैं। सही। जिसमें हमने 40 कंप्यूटर रखे हैं, साथ हमने वहाँ पे सॉफ्टवेयर उनको दे दिए। अब 3D प्रिंटर भी ऑर्डर किए। तो बच्चे वहीं से जो है ना डिजाइन दे के फिर अपनी वो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बना के वो दिखाएंगे, अच्छा ये कैसे लगा, मार्केट में जाएंगे और आएंगे। ये वो चीजें हैं जो कि हम हैंड ऑन उन्हें देना चाहते हैं। सही। अब मैंने फैकल्टी को इनकरेज किया हुआ है, और पिछले दिनों भी हमारा सेमिनार हुआ, हमने बैंक के लोगों को बताया कि आप आए और हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के क्या चांसेस हैं। फिर सक्सेस स्टोरीज हैं, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनको हम इनवाइट करते हैं
सही। आप हमारे स्टूडेंट्स से शेयर करें, एक्सपीरियंस शेयर करें, आपने जॉब छोड़ी, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, क्या क्या मुश्किलें पेश आई। ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ये तो फिर आपको कहीं से नहीं मिलता। अच्छा, ये वाकई हमें इसी तरफ आ भी रही थी आपके पास कि हम लोग बात जो हम करते हैं कि हमने सिर्फ एक बच्चों को सिर्फ बुक्स तक महदूद कर दिया गया है कि आपने जस्ट बुक्स में पढ़ना है और वही आपने आगे सुनाना भी है, वही लिखना भी है। मतलब अगर हम उसके तरफ से हटकर अगर डिफरेंट कोई चीज़ खुद की जो क्रिएटिव आप समझ लेंगे, अगर आप अपनी कोई राय देना चाह रहे हैं या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल, वो उस तरफ जो है हमारी इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती। अब बहुत है। देखिए एक बात मैं आपको बात बताऊं, कहते हैं कि अच्छी चीजों को ना प्रमोट भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैंने चूंकि 2 मीडिया मतलब ना डिपार्टमेंट में मेरी कंट्रीब्यूशन है, यूसीपी में और सखर IBA में, तो जो एक एजेंडा सेटिंग होती है ना नेगेटिव चीजों को प्रमोट करना, अब वो खत्म हो रही है। पाकिस्तान जो है ना वो बहुत खूबसूरत मुल्क है, क्या चीज नहीं हमारे पास। हमारे पास सबसे ऊंचे और खूबसूरत पहाड़ हमारे हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसे दुनिया में नहीं है। मैं तो हमेशा एक बात करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क ही नहीं है। आप इसमें देखें 4 मौसम हैं आपके पास बेशुमार नेमतें हैं। हमारे सहरा हमारे सबसे अच्छे, बिल्कुल ऐसे है। हमारा रेगिस्तान सबसे अच्छा है। हमारे पास खजूरें मीठी होती हैं, हमारे आम मीठे होते हैं, हमारे किन्नू मीठे होते हैं, हमारे केले मीठे होते हैं। कौन सी फसल है जो हमारे मुल्क में नहीं होती? पर जब भी हमारे बच्चों को मौका मिलता है ये एक्सेल कर जाते हैं। अभी एमर्सन यूनिवर्सिटी का हमारा एक बच्चा था, वो फर्स्ट ईयर का था, वो अभी थाईलैंड में गेम्स हुई हैं, हॉकी गेम हुई है, माशाल्लाह वो मैच जीत कर आए हैं। इसी तरीके से जो HEC की टीम थी, तो वो हमारी एमर्सन यूनिवर्सिटी ने बेसबॉल की जो टीम है वो हमने बनाई थी, बाकी यूनिवर्सिटियों के भी लोग थे, तो हमारी टीम गई है ये कोयटा में नेशनल गेम्स में, वो ब्रोंज मेडल जीत के आए हैं। तो बच्चों को अगर इनकरेज किया जाए, उनको गाइडेंस दी जाए, दूसरी बात है उनकी सुनी जाए। जो मुझे शिकायत है, अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं, टीचर सुन रहे हैं, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योर किड्स। दे आर इंटेलिजेंट देन यू, दे हैव मोर एनर्जी देन यू। और उनकी बातों का बुरा ना बनाएं, उनको प्यार की जरूरत है, उनको इनकरेजमेंट की जरूरत है। और यकीन करें जब भी मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, उन्हें इनकरेज किया, कोई नया आइडिया देते हैं, क्योंकि नए आइडिया जो है ना वो नए लोगों के पास ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ट्राई एंड करना चाहिए। ये जो स्टेटस को मेंटेन करना है ना, ये कोई चीज नहीं है। इनोवेशन जो है ना वो हमेशा ऐसे ही आती है, और अगर यूनिवर्सिटी में नहीं आनी तो कहाँ आनी है? कहाँ है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि इस टाइम हमारे जिस टाइम मुल्क की सूरत हाल भी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का भी शिकार हैं, फिर बच्चों के ऊपर स्पेशली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, पढ़ाई के हवाले से भी हम बात करें तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हैं। इन सब चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है? इसका एक ही तरीका है, वो ये है कि आप जो है ना वो दूसरों को जो देंगे वो आपको आएगा। इफ आई वांट टू बी हैप्पी, द पीपल अराउंड मी शुड बी हैप्पी। तो मैं जो है ना वो मेरा रोल ये है कि मैं बजाय इसके कि दूसरों से एक्सपेक्ट करूं, मैं अपने हिस्से का दिया जलाऊं। मैंने एक मूवमेंट इमर्सन यूनिवर्सिटी से शुरू की है, ब्यूटीफुल पाकिस्तान जी। अब हमने बच्चों को बताना शुरू किया है, अब हम इंटरनेशनल भी इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या चीजें खूबसूरत हैं। कि आप आए हमारे दरिया देखें, आप हमारे स्वात में जाएं, कलाम में जाएं, मटलतान में जाएं, आप जो है ना वो आगे नंगा पर्वत पे भी जाए। और देखो ना अभी हमारी बच्चियों ने जनाब 2 ने वो बड़ी बड़ी चोटियां भी जो है ना वो उन्होंने सर कर ली हैं। इसी तरीके से डीप दुनिया का जो समुंदर है गवादर, वो हमारे पास है, ठीक है ना, पोर्ट्स भी हमारे पास हैं। और हमारे पास देखें हमारे जो बेहतरीन हमारा नहरी निज़ाम है वो हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, बारिशें माशाल्लाह होती हैं। मैं कहता हूँ वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अल्लाह ने नहीं दी? फिर ये कि हम किसके, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के मानने वाले। हमारे बारे में तो दुआएं की हुई हैं उन्होंने कि मशरक से मुझे अपने दीन की खुशबू आती है, मेरा नाम सुनते जाएंगे और वो कलमा पढ़ते जाएंगे। तो हम जो है ना वो बेसिकली शैतान मायूसियां फैलाता है। शैतान को जो है ना वो शिकस्त देने का एक ही तरीका है कि हम खुशियां फैलाएं। ये सबसे पहले मेरे घर से स्टार्ट होगी, आपके घर से स्टार्ट होगी। जब सुबह आप अपनी अम्मी को सलाम करके आएंगी, अपने अबू को सलाम करके आएंगी, छोटे बहन भाइयों को आप प्यार करेंगे, आप उनको गले लगा के आएंगे, आप दोस्तों के साथ भी। ये कैसे हो सकता है? देखिए ना, आपके अगर 4 फ्रेंड्स हैं, आप हंसना चाहती हैं, तो अगर वो नहीं खुश होंगे तो आप कैसे हंस सकते हैं? तो मेरा रोल ये एज ए वाइस चांसलर कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक हैप्पीनेस ड्राइव भी शुरू की हुई कि आप दूसरों को खुशियां दें, आप खुद ही हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे।
दूसरी बात है कि आप दूसरों की बात सुने, टॉलरेंट हो। क्रिश्चियन भी हमारे पास है, हिंदू भी हमारे पास है, हम उनको भी जो है ना वही इज्जत देते हैं जो दूसरों को देते हैं। देखें, आप यहाँ पे जॉब करती हैं ना, तो आप किस लिए करते हैं? आपको यहाँ से रिज़्क़ हलाल मिले, ठीक है ना। जब हम अपना रोल प्ले करते हैं तो हमारा रिज़्क़ हलाल होता है। जब रिज़्क़ हलाल होता है तो हमारी औलाद भी हमारी जो है ना वो ताबेदार होती है। दूसरा क्या होता है? इज्जत। यही चीज चाहिए होती। इज्जत देने से आती है, रिज़्क़ हलाल कंट्रीब्यूट करने से आता है। और उसके लिए सबसे पहला रोल मेरा है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान अपने हिस्से का दिया जलाएगा तो दूसरे जो है ना वो फिर जलाएंगे। तो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करता। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो माहौल रखा हुआ है वो ये है कि यहाँ पे हम ना प्रोफेशनल भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन साथ ही साथ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा। बच्चियों को मैंने बताया हुआ है, मैंने कहा आपके बाप नहीं है, मैं आपका बाप नहीं हो सकता लेकिन बाप की जगह पे हूँ, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। सही, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही जाहिर सी बात है। हम जब अपने बच्चों को जहाँ को एजुकेशन आ जाए वहाँ थोड़ा सा पेरेंट्स भी इनसिक्योर हो जाते हैं और फिर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ के साथ जो है वो बच्चा पढ़ नहीं सकता उस तरीके से। तो ये इस तरह का माहौल देना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जिसमें वो कंफर्टेबल हो। एक और ड्राइव हमने शुरू की हुई है, सलाम पेरेंट्स। वो जब हम कुछ सेमिनार करते हैं, जहाँ मिलते हैं तो बच्चों को कहते हैं बेटा वो आपने जाके ना अपने पेरेंट्स को हमारा सलाम कहना। अच्छा, वो बच्चे बड़े सरप्राइज होते हैं कि ये सर हमारे वीसी साहब या हमारे जो डायरेक्टर हैं ये हमारे माँ बाप को सलाम करें। और उनमें से बहुत से बच्चे तो कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे। जब वो कहते होंगे तो माँ बाप की क्या फीलिंग होगी? बिल्कुल ऐसी है, वो एक और डिफरेंट। फिर वो बच्चों को भी आदत पड़ जाती है कि वीसी साहब का या डायरेक्टर स्टूडेंट फेयर का सलाम तो मैंने दिया लेकिन खुद भी मैंने सलाम करना। तो इससे भी ना एक अच्छा माहौल पैदा होता है। दूसरी बात यह कि जो करिकुलम है, असल चीज ये है कि जब हम पढ़ाते क्या, इसमें यह है कि ये बड़ी तेजी से चेंज होता है और इसमें अब हमें वो इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें कोई कहेगा। जो मेरा ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल देखें ना, मैं वहां पे हेड हूँ, मुझे कोई प्रोसेस बताया ना जी मैंने यूं किया था, मैंने यूं किया था, मैं कहता हूँ दिस इज नॉट माई जॉब, मुझे एग्जीक्यूशन चाहिए। ठीक है। और एक दफ़ा मैं लम्स में था तो वहाँ इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने एक बात कही थी, आज भी मुझे याद है, कि बैड डिसीजन इज 100 टाइम बेटर देन इनडिसीजन। जो गैर यकीनी होती है ना, ये किलर होता है। ये चाहे फैमिली में हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, हमारे मुल्क में हो। देखिए मुल्की हालात जो है ना, उसमें हमने अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है। पॉजिटिव रोल प्ले करना है कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का जो माहौल है ना, वो मैंने इस तरह का रखना है कि हर एक को इज्जत देनी जी। मेरी तरफ से सारे मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कोई सियासतदान है, वो कोई बिजनेसमैन है, वो कोई मतलब है हमारे दफाई इदारे हैं, हमारे लिए सारे अच्छे हैं। ठीक है ना। वो उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमारा काम यह है कि हमने यूनिवर्सिटी से ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करने हैं जो कि मुआशरे के लिए अच्छे शहरी साबित हों। वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को जो है ना वो ऑब्जर्व करते हों। जब वो फैमिली में जाएं तो दूसरों को टॉलरेट करें। देख ना, यहाँ पे वो जब अपने क्लास फेलो को टॉलरेट करेंगे तो वहां जाएंगे वो अपनी फैमिली में भी एक दूसरे को टॉलरेट देंगे। और ये जो कुशन देना होता है दूसरे को, बेसिकली ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कितनी गलतियां करते हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो हमें भी वो आदत अपना लेनी चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रहमत सारी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस टाइम जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी अब अपनी ही एक समझ लें कि परेशानियां भी हैं, उनको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? स्टूडेंट्स के मसाइल को क्या देखते हैं? देखिए, स्टूडेंट के जो स्किल होते हैं ना, दो किस्म के स्किल हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं। एक सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, स्किल्स होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में हम उन्हें यही बताते हैं कि जो टॉलरेंस है ये बड़ी ज़रूरी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, उसका फिर अमली मुजाहरा करते हैं। टीचर्स को ये सख्ती से मैंने कहा हुआ है कि आप स्टूडेंट के साथ जो है ना वो कोई जबर नहीं कर सकते और फेयर रहें, मार्किंग में फेयर रहें, ताकि स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी ना हो, रेटिंग भी उनकी करें। दूसरी बात यह है कि उनको ना एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करें। जो आज का बच्चा है ना, वो इंडिविजुअल अटेंशन चाहता है। ऐसे ही है। तो वो एक जो माँ होती है, उसके अगर 5 बच्चे हैं तो एक मैथ में बड़ा कमजोर होता है, क्या उसको घर से निकाल देते? नहीं, उसको भी इनकरेज करते।
ठीक है ना, वो एक बड़ी मिसाल है ना कि आपने हाथी का और बंदर का मुकाबला किया है तो कि देखें दरख्त पे कौन चढ़ता है, तो ज़ाहिर है बंदर ने चढ़ गया, लेकिन हाथी इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक नंबर पैदा किया, बिल्कुल ऐसे, कोई इंसान 2 नंबर पैदा नहीं हुआ। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी है कि वो दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। ये मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, यू कैन बिकम नंबर 1। और मेरा और मेरे टीचर्स का रोल ये है कि हम आपको वो एनवायरनमेंट दे दें, वो पॉलिश करें। अच्छा, वही ना, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और फिर स्टूडेंट को इस हवाले से कि उनको एनर्जी तो उनके अंदर मौजूद होती है, या उनके अंदर जो स्किल होती है उस हुनर को आपने जस्ट पॉलिश करना होता है और वो टीचर ही पॉलिश कर सकता है। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हम जिस तरह सर से बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं उनको जो है वो किस तरह देखा जा रहा है, साथ साथ सर आपकी जो प्रोजेक्ट हैं जो आप इनोवेशन लेकर आ रहे हैं मर्सन यूनिवर्सिटी के हवाले से, वो भी प्लीज़ बताइएगा। देखिए, मैंने जो मेरा एक मेजर मिशन वो तो मैंने बता दिया ना कि ईच ग्रेजुएट शुड बी एबल टू अर्न। अब अर्निंग होती है उनके जो है ना वो उनको बिजनेस करना आ जाए या फिट हो जाए। अब हमने क्या किया है कि हमने जो सब्जेक्ट्स हैं हमने बाकायदा सर्वे करवाए हैं, इंटरनेशनल भी कराए हैं कि इस वक्त क्या डिमांड है और नेक्स्ट 5 ईयर्स में, क्योंकि आजकल बड़ी तेजी से इनोवेशन आ रही हैं तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होगा। अब वो मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट जो है ना वो मैंने फाल से शुरू करवा दिया है, अप्रूवल उसकी ले ली है। उसमें 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो कंप्यूटिंग से रिलेटेड, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें साइबर सिक्योरिटी है, उसमें डेटा साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सबसे ज्यादा जो हमारी इंडस्ट्री है उसको जो शॉर्टेज है वो प्रोग्रामर्स की है। और मेरी अपनी बेटी भी जो है ना उसने भी माशाल्लाह किया हो। अब वो ये प्रोग्रामर जो है ना ये बहुत बुरा काम है, हालांकि जो प्रोग्रामर्स हैं ये 4-4 लाख 5-5 लाख भी लेते हैं जी। तो हम एक तो ये प्रोग्राम हम नए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और कल परसों मेरी ऐड भी आ रही है कि हम वो फैकल्टी भी इस तरह की ले रहे हैं। दूसरा ये कि साथ साथ इनकी ना लैब्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर एक जो अभी हमें जरूरत है हमारे मुल्क में वो है बायोटेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट नहीं है तो उसके अंदर फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री भी आ जाती है। फिर जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है मैंने इसका नाम रखा है मीडिया एंड क्रिएटिव आर्ट्स डिपार्टमेंट। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ गया। वो कहते हैं ना एक जो तस्वीर होती है वो 1000 लफ्जों से ज्यादा वो होती है, लेकिन वो स्किल तो होना चाहिए ना। इसी तरह का मैंने एक प्रोजेक्ट किया था MIT के तावन से सखर IBM, उसमें हमने फैब लैब बनाई। जो मैं यहाँ पे फैब लैब का तस्वर लेके आ रहा हूँ, जो मेरा क्रिएटिव आर्ट डिपार्टमेंट होगा वो सीधा सीधा आपको कंटेंट राइटिंग नहीं दिखानी, उसमें मॉडर्न जो फोटोग्राफी है, मॉडर्न जो आपको डेटा एनालिसिस है वो आपको सिखाना है कि किस तरीके से आप फौरी तौर पे जो है ना वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेटा एनालिसिस करके आप अपनी जो है ना कंसाइज एंड कंसेप्ट रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। फिर लाइव जो है ना वो अब गाड़ी जाती है ना, गाड़ी को नहीं भेजना, इधर ही से मैंने सैटेलाइट से जो है ना मैंने उसको कवर करवा के दिस इज व्हाट आई एम इंट्रोड्यूसिंग। तो जो 8 नए डिपार्टमेंट हैं, बाकी तो हमारे चल रहे हैं, ये हम जो है ना मार्केट ओरिएंटेड ये इंशाल्लाह फाल से ये इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और मैंने ये कहा हुआ है कि मेरा यहाँ पे कोई कंपेटिटर नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरा कंपेटिटर है सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। उस लेवल पे जाना है, वो मेरी जिंदगी में जाएंगे या मेरे से बाद में जाएंगे, लेकिन जो फाउंडेशन है वो इस लेवल की है। सही। अच्छा जी, और हमारे साथ जो है एक और गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सालिया हसन, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस वूमेन हैं और आज हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, सालिया से जानते हैं, सालिया आपकी जर्नी कैसी रही उस हवाले से हमें बताइएगा। मेरी जर्नी, अभी सर भी बैठे हुए हैं और एजुकेशन के डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, तो मेरी जर्नी इट स्टार्टेड ऑफ बीइंग अ टीचर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना ये पैगंबरों का शेवा रहा है, पढ़ाना सिखाना। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया बिकॉज थोड़ी एक्सपोजर चाहिए था, घर से निकलने का पता चले। आहिस्ता करते करते अपने पौधे लगाते आज वो बच्चे काफ़ी जगहों पर पहुँच चुके हैं। वहाँ से स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली आई एंडेड अप कोविड के टाइम पर बिजनेस स्टार्ट किया मैंने।
फिलैंथ्रोपिक सिस्टम से मैंने स्टार्ट किया कि मैंने देखा इतने लोग जॉबलेस हो गए हैं, तो मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करती कि आप किसी के हाथ में पैसा पकड़ाएं। हाँ, आप जॉब क्रिएट करें। कराची से बड़े लोगों की जॉबलेस हुए, वो मुल्तान वापस आए, फिर मुल्तान में गुलगश्त में नए प्लाजाज बने, तो रंग साज हो गए, कपड़े वाले हो गए, पीको वाले हो गए, सारे जॉबलेस हो गए। हमारी भी एग्जीबिशन थी फ्रांस में, तो हमारा भी स्टॉक स्टॉप हो गया क्योंकि पूरी दुनिया की एग्जीबिशंस खत्म हो गई। तो एज एन एक्सपेरिमेंट आई स्टार्टेड ऑफ ऑन फेसबुक। मैं आपको बता रही हूँ दैट इट वाज अ वेरी बेबी स्टेप, लेकिन अल्लाह ने जिधर से रिस्क बांधा हो और जिस नीयत के साथ आप कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सर ने कहा ना कि मैं एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ, एक नीयत के साथ, सदके दिल से इन्होंने एक पॉजिटिव काम शुरू किया। आप वो काम शुरू करें, अल्लाह ताला ऐसे आपके लिए रास्ते खोलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहां से मैंने स्टार्ट किया, और मैं 1/3 प्रॉफिट के साथ, जो सुन्नत का वो है बिजनेस का तरीका जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया हुआ है, उस पर स्टार्ट किया और ये प्रॉमिस किया कि जो उसका 1/3 प्रॉफिट है, ये जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनमें आफ्टर द पेमेंट ऑफ फॉर देयर वर्क उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जितने जॉबलेस लोग थे हमने उनको ट्रेन किया, सही उनको जॉब्स दी। नाउ आई हैव ओवर 200 वर्कर्स जो कि हैंडमेड में काम करते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। वन सेकेंडली मैं आ गई ऑटोमोबाइल्स में। सही वो मैं अपने यस मैं अपने फादर को बहुत आइडलाइज करती थी। पूरी लाइफ मेरा ये था कि मैं भी वो करूं जो मेरे बाबा करते हैं। आई वांटेड टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव सीन टिल दिस लाइफ दैट आई हैव लिव्ड। तो बस उन्होंने ही जस्ट गेव मी अ चांस, आई जंप्ड एट इट। और जो हमारी कंपनी है उन्होंने भी, दे टुक माई इंटरव्यू, उनको लगा कि शायद मैं कुछ कर सकती होंगी उन्होंने भी लीप ऑफ फेथ लिया, मुझे रखा, एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग ए वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन के काम भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं। एंड मजा ये आ रहा है इस काम में कि नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि बंदों का जो विजन होता है वो बड़ा क्यों होता है औरतों से। व्हाई डू दे लुक एट द बिगर पिक्चर? बिकॉज जितनी निटी ग्रिटी में जाते जाते हैं और चै चै में लगे रहते हैं, आप वो बड़ी पिक्चर मिस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए इनमें सब्र ज्यादा होता है, इनमें टू लुक इनटू द फ्यूचर फार अहेड, ये लोग देख सकते हैं कि हमने क्या करना है। इसीलिए इनके विजन को देखते देखते ना मुझे भी अब ऐसा लगता है कि मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम लर्निंग दोज थिंग्स। एंड शुरू में स्ट्रेस होती थी बिकॉज एज अ वुमन इल्जाम ये आता था, हाँ ये औरत है ना इसलिए इसका फलाना काम हो गया, हाँ ये औरत है ना इसलिए इसने टारगेट कर दिया। अच्छा, ये हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा ये चीजें हैं कि अगर हम लोगों की बात आ जाए कि अगर औरत जो है वो विन कर रही होगी या कंपटीशन में आगे जा रही होगी तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। बट लेकिन आजकल नहीं हाँ अब यही है, जाहिर सी बात है, जिस तरह चीजें अब बोल्ड हुई हैं तो काफी आपको मेरे सॉरी मैं आपकी बात करूं, मेरे अपने घर में जिस बच्ची ने मुझे कहा ना मैंने कोरिया पढ़ने जाना है तो मैंने कहा जाओ। अब वो आपसे पूछा ही नहीं, मैंने कहा आपने कहा मैंने जाना है तो मैंने कहा तो जाओ। सही। तो दूसरे ने कहा मैंने ये करना है, मैंने कहा करो। अब वो कहते इनको आप फौरन कह देते हैं। हाँ। मैंने कहा आपने मुझे कहा ही नहीं तो मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा। अब वो ये कहते हैं कि ये ना बच्चियों को जो है ना वो हमारे घर में प्रेफरेंस मिलती है और बच्चों को नहीं मिलती। लेकिन असल चीज ये है कि बच्चियां जो है ना वो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। सर एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं ज़किया प्याज बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मेरी बहन है उसने हमें इंग्लिश किया हुआ है। अच्छा। और 2 साल भी उसका बना हुआ है और वो सीवी भी है। और हमारे घर में ना जरूरत भी है नौकरी की बहुत, इतनी नहीं। क्या आप दिला सकते हैं नौकरी? सर आप जी मैं जरूर इसमें करूंगा। बेटा नौकरी आपको कोई नहीं दिला सकता, नौकरी आपने खुद लेनी है। आपको अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है, आपने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, खुद एक्सप्लोर करें और अपने ऊपर यकीन रखें। यू कैन डू वंडर्स। और ये ना अपने आप पर एतमाद रखें कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपने अपनी हेल्प करनी है। जब खुद आप लेंगी तो अल्लाह ताला आपके लिए राहें खोल देगा। और डिफरेंट जगह पे अप्लाई करें। आप जो अपना सीवी है वो rosie.pk के ऊपर भी अपना प्रोफाइल बनाएं और इसी तरह और जो डिफरेंट। दूसरी बात यह कि छोटा सा काम शुरू कर दें। आप एक जॉब आप छोटी कर लेंगी ना, आप बेशक किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दें तो उस जॉब से आपको आगे अच्छी जॉब मिल जाएगी
और आप एडवर्टीजमेंट देखें, अभी गवर्नमेंट की जॉब जो है ना वो भी इंशाल्लाह ताला ये 2-4 दिन में आनी शुरू हो जाएंगी। और फिर आपने डिफरेंट जगह पे जाके ना अपना CV खुद ड्रॉप करें और साथ उन्हें बताएं कि ये मैं स्पेशल कर सकती हूँ, कि मुझे जो है ना मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मुझे कंटेंट राइटिंग आती है। बल्कि आप ऐसे करें कि सोशल मीडिया पे जाएं और उनको बताएं जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं कि मुझे ना ये काम बहुत अच्छा आता है, और ये आपकी ना डिग्री से ज्यादा वो आपका जो स्किल है ना वो आपके काम आएगा। सर से भी मजीद भी जानेंगे, नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो साले से भी जानते हैं। साले, आपकी जर्नी तो हमने जानी, आप क्या समझती हैं कि एक अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना हो और एंटरप्रेन्योर का हिस्सा बनना हो तो किस तरह बन सकते हैं, एक बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले मैं सर की बात को रिआइट्रेट करूंगी, जो इन्होंने कहा है ना, शुरू कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ईगो टाइप की कोई चीज आपके रिलेशनशिप्स और आपके काम में नहीं होती, उसमें मेहनत होती है और उसमें सेक्रीफाइस होता है। कोई भी चीज ओवरनाइट अचीव नहीं कर सकते। अगर मैं इस जगह आई हूँ, मैंने एज अ टीचर भी जॉब किया है, मैंने एज अ करियर काउंसलर भी जॉब किया है, मैंने एज अ बैंकर भी जॉब किया। पहले मैंने अपने आप को देखा कि मैं किस जगह पर फिट बैठती हूँ, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरी पेशेंस लेवल क्या है, मैं किस लेवल तक जाकर किस शोबे में काम कर सकती हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपका शौक है और आपकी मेहनत उसमें मिल जाए तो दैट्स इट एक्सेल्स ऑल। बट अगर वो नहीं है, मेहनत फिर भी हर चीज को ट्रायम्फ कर जाती है, उसके ऊपर जीत जाती है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है या एक कॉम्प्लेक्स है कुछ लोगों में कि यार ये काम नहीं है, ये हमारी फैमिली में लड़कियां नहीं करती हैं, हमारी फैमिली में लड़के नहीं करते, यार ये फलानी कंपनी में क्यों चला गया, अच्छा ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव, वाई? वो लर्न करेगा तो वो एक स्टेप लेगा ना। हर किसी का एक जर्नी होता है। अगर आप एक बच्चे को प्री नर्सरी केजी नहीं कराते, उसको डायरेक्ट क्लास 2 में डालेंगे तो वो कभी compete कर सकता है क्लास 2 के बच्चों के साथ? वो नहीं कर सकता। मैंने हर किस्म का कंपैरेटिव पेपर दिया, मैंने उसको क्लियर किया, मैं पोजीशंस पर आई, बट मैंने वो जगह नहीं ज्वाइन की क्योंकि वो मेरा टेम्परामेंट नहीं था। आई वांटेड टू टेस्ट माय ओन लिमिट्स। जिस तरह सर ने कहा ना कि मेरी जो कंपटीशन है वो यहाँ पर कोई नहीं है, वो सिंगापुर है। तो मेरे लिए मेरा कंपटीशन मैं हूँ। मैं अपनी लिमिट्स खुद ट्राई करती हूँ। आई ट्राई कि जो मेरे से बड़े हैं, सीनियर्स हैं, मैं उनसे सीखूं वो क्या करते हैं, जिसकी कोई अच्छी बात है उसको मैं एब्जॉर्ब करूं। ठीक है, आई एम नोबडी, आई एम जस्ट अ नेम इफ आई डू नॉट ट्राई टू बी समबडी। इफ आई डाई अ नोबडी तो वो मेरा कसूर है, बट इफ आई डाई अ समबडी तो कुछ मेहनत है। देखिए, हर चीज के लिए आपको जाहिर सी बात है मेहनत करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का ये मसला है कि हम चाह रहे होते हैं कुछ चीजें जो है ना हमें ऐसे प्लेट्स में ही मिल जाए तो हमें ज्यादा जो है ना वो मेहनत ना करनी पड़े, शॉर्टकट जो है वो हम ज्यादा ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उस सोसाइटी में जिधर हम चोर खुद बनाए, जिधर हम जाहिलियत को खुद फरोग दें, बुराई को अच्छाई बनाकर पेश करें और फिर हम ये कंप्लेन करें यार हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम चोर बनाए और फिर कहें कि अब तुम्हें सजा होगी जेल की, दैट इज अनफेयर। आप ये देखो कि कितने लोग हैं जो ये कहते हैं यार अच्छे मांग रहे, सिर्फ पैसे दो, साइड पर करो, जान छुड़वाओ। ये चीजें बहुत कम लोगों में होती हैं कि वो ये सोचें यार ये हमारा मुल्क है। अच्छा, अगर कोई पॉलिटिशियन नहीं कर रहा, कोई और कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या मसलहत है, क्या चीज है, हलाल है, हराम है, ही इज आंसरेबल फॉर हिमसेल्फ। एट द एंड ऑफ द डे आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और आप अकेले जाएंगे। अपने हिस्से का दिया जलाना। Exactly. जो आपके आने से पहले जी बिल्कुल। मैंने एक आपके साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ जी। एक ना कुआलालंपुर से 60 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, गैंथिंग आइलैंड उसको कहते हैं। तो मैं चूंकि वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस और IT का, तो मैं वहाँ देखने गया। वहाँ देखा तो बड़ा खूबसूरत आइलैंड बना हुआ है। तो मुझे शौक था कि ये किसने बनाया, तो उसकी ना एक गैलरी बनी हुई है। मैं गैलरी में गया पढ़ने के लिए। वहाँ जाके मैंने जब पढ़ा तो उसने कुछ अपने प्रिंसिपल लिखे हुए थे बिजनेस के। तो उसमें सबसे पहला वही था जो कि हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू हार्ड वर्क। नंबर 2, उसने लिखा है कि वंस यू हैव मेड अ डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टिक टू दैट, सक्सेस विल कम, सक्सेस विल नेवर कम इजीली। कमाल। मतलब ये देखिए ना कि हमारी जो चीजें हैं वो बाहर के लोगों ने ज्यादा अडॉप्ट की नहीं, उनके भी जो है ना, देखिए ये तो अल्लाह ने
बनाई हुई ना कायनात, और उसी को सब पूछते हैं, उसी को सब मानते हैं। किसी के पास पैगाम पहुंच गया, किसी के पास नहीं पहुंचा है। लेकिन जो तीसरी चीज उन्होंने कही थी कि यू नीड टू बी ऑनेस्ट। अब कुरान पाक में भी यही लिखा हुआ है, जी बिल्कुल, हर मजहब की किताब में यही लिखा हुआ है। जो शैतान है वो हमें बहकाता है, वो कहता है सच और झूठ के दरमियान को ढूंढ लो। कभी हम उसको मसलहत कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्या कोई चीज सच होती है या झूठ होती है? ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान तू मेहनत करेगा तो मैं तुम्हें उसका अजर दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि हम मेहनत करें हमें उसका अजर ना मिले? हैं? कहते हैं हवाओं को भी मैं तुम्हारे जो है ना वो साथ मिला दूंगा। और जैसे मैंने बताया कि दुनिया में हर कोई नंबर 1 बनने के लिए पैदा हुआ है, अल्लाह ने नंबर 2 बनाया ही नहीं किसी को। जो हमारी बिलीव होती है ना, ये जो अभी मैडम कह रही हैं बच्चियों की तरह, जब इसकी बिलीव है ना कि यस आई कैन डू, यस आई कैन डू एंड शी कैन डू, ये जो बिलीव होती है ना, ये फिर आपको मजबूर करती है, फोर्स करती है कि आप स्ट्रगल करें। देखिए 8 से 12 रात को सारे के लिए 8 से 12 होते हैं। कोई उसको गप लगा के अपना वक्त जाया करते हैं, कोई हास्टलों में बच्चे बैठे हैं रात को 2-2:30 बजे तक पढ़ते होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो ज्यादा पढ़ें, जो ज्यादा मेहनत, फील्ड में जाएं, गर्मी नहीं लगती, आपको दूसरों के साथ मिलना नहीं पड़ता, जाना पड़ता है, लोगों की नजरें भी बड़ी अजीब सी होती हैं, सारा कुछ होता है, बट यू हैव टू बी डिटरमिन कि मैंने ये करना है। और आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। कहते बड़े लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचते हैं, और छोटे कौन होते हैं? जो छोटी छोटी चीजों में पड़े रहते हैं, वो फिर छोटे ही रहते हैं। वो बड़ी मछली और छोटी मछली, बड़ी मछली वाली बात है ना कि बड़ी मछली तो हिलती नहीं है, हिले तो पूरा पूरा जहाज भी तबाह कर देती है। मैं आना आपको एक शेर सुनाता हूँ, यहाँ पे रुबाई है इकबाल की। मैं पाए मालो खारो परेशान दर्द मंद, ये चूंटी रुकाब का मुकालमा है। चूंटी गिला करती है, और मुआशरे में जो आप कह रही हैं ये आजकल ज्यादा है कि जी हर कोई गिला करता है, जी मैं तो जी गरीबों के घर में पैदा हुई, मेरी तो जी एजुकेशन ठीक नहीं थी, मुझे तो ये नहीं किया वो नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये जो पजेरो वाले जितने हैं ना, ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, इनकी गाड़ियां तोड़ दो, इनसे छीन लो, इनके घरों पे कब्जे कर लो। तो वो चूंटी कहती है उकाब को कि मैं पाए मालो खारो परेशान दर्द मंद, तेरा मुकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। अल्लाह ताला ने मुझे छोटी सी बना दी, जिसका दिल करता है मेरे को पाँव रख देता है, और तेरा मुकाम उसने बहुत ऊंचा बना दिया। अब वो कहता है कि नहीं तू झूठ बोलती है। वो कहता है तू रिज्क अपना ढूंढती है खाके राह में, तेरी मंजिल खाक है। तू अपना रिज्क वहां से ढूंढना चाहती है तो वहीं जाओगी ना। जब तुमने नेगेटिव सोच रखी हुई है, तुमने कहा कि मैंने चोरी करनी है, मैंने दाव लगाना है, मैंने रिज्क हलाल नहीं कमाना है, तो तुम्हें वही मिलेगा ना। मैं 9 सिपहर को नहीं लाता निगाह में, सूरज पूरी आबोताब के साथ जब चमक रहा होता है, मेरी निगाहें उससे भी आगे, मेरी मंजिलें आला है, तो मुझे आला ही मुकाम मिलेगा। तो फिर मैं पूछता हूँ बच्चों से कि बताओ ऊपर पानी है? नहीं सर। मैं क्या कोई बैठने के लिए जगह है? नहीं सर। मैंने कहा ऊपर जो है ना वो उसकी खुराक है? नहीं सर। मैंने कहा जब मुखालिफ से भी चलता उसके पर जलते हैं? जी सर। मैंने कहा फिर अपनी मंजिल जब पानी होती है तो फिर अप द लैडर यू गो, इट इज नॉट ईजी, बट अप द लैडर यू गो देन यू अचीव द डेस्टिनेशन। आप गारे हिरा में जाएं, अल्लाह आपको लेके जाए, तो वो बिल्कुल ऐसे है, लेकिन जब आप जाएंगे ऊपर तो फिर आप कहें वाह वाह सुभान अल्लाह। इसी तरह जिंदगी में जब हम अपना टारगेट हाई रखते हैं, और वो टारगेट अपनी जात के लिए नहीं रखते, एक रोटी आप खाती होंगी, एक ये खाती होंगी, मैं खाती हूँ 2, हमारा तो टोटल खर्चा 10-20 हज़ार रुपये, इससे ज्यादा का नहीं है। सही बात है। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं वो उसमें हम देखते हैं, अच्छा मेरी बहन खुश हो जाए, मेरी माँ खुश हो जाए, मेरी बेटी खुश हो जाए, मेरा भाई खुश हो जाए, सब उनके लिए करते हैं ना। हमारा तो मुआशरा ही ऐसा है, हम तो जब उनके लिए कर रहे हैं तो क्यों ना पॉजिटिव करें। बिल्कुल ऐसे नहीं मिलता तो ना सही, ठीक है। ये चीजें तो है, इंसान को अपने गोल्स और मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, इसीलिए इकबाल ने उसको शाहीन के साथ किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर ने, मतलब दोनों ऐसी डिस्कशन चल पड़ी। अच्छा आपने क्या देखा कि आपको क्या किन मुश्किलात का ज्यादा सामना करना पड़ा सालिया? मुझे जो मैक्सिमम मुश्किलात हुई ना वो ये हुई कि जब शुरू में शोरूम पे मैं जाकर बैठी, तो लोग मुझे देखने आते थे एज इफ आई एम सम काइंड ऑफ अ न्यू एनिमल इन द जू, कि जिसको देखें कि ऑटोमोबाइल में औरत है और ये फ्रंट बिजनेस कर रही है और खुद चला रही है और ऑफिस में बैठी है।
थोड़ा सा मुझे ऑड लगता था, बट देन आई रियलाइज कि इनका कसूर नहीं है, इन्होंने देखा नहीं है तो दे वांट टू जस्ट सी इट। अब मैं उसको दूसरे तरीके से लूँ तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेसफुल चीज बन जाए, मेरे घर वालों के लिए भी, बट आई टेक इट इन दैट वे। वन, सेकेंडली, मुझे औरत होने का नुकसान तो जो होना था वो खैर है, वो तो हमें आदत होती है, लेकिन फायदे मुझे बहुत हुए इस तरह से कि औरतों से डायरेक्ट रिश्वत ये चीजें लोग नहीं बोलते। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जिसके ऊपर जब मैं खड़ी हो गई ना तो आई यूज टू स्टैंड आउट। मैंने ये नहीं करना, कर लो जो करना है। ठीक है, तो मैं आई एम कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहां हमारे लिए लॉ को फॉलो करना इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। हमने पेपर वर्क ठीक करना है, हमने लॉफुल रहना है, हमने कोई गलत बात नहीं करनी। बेशक आधी रात है, रेड है सिग्नल, तो हमने नहीं तोड़ना सिग्नल, बिकॉज दैट इज लॉ, वी कैन नॉट ब्रेक दैट। ठीक है, उस चीज में रहते हुए उन चीजों को किया। बट हाँ, मेरे लिए जो प्रॉब्लम्स हुई वो थोड़ी इस तरह थी कि मैं जितना भी कोई भी काम करूं, बट इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी कि मैंने घर भी पूरा लुक आफ्टर करना है। और मेरा अपना ये कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनको ख्याल भी आपने करना है। ये मेड्स पर छोड़ना ये ज्यादती है, बिल्कुल ऐसे है, ये ज्यादती है। तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाती भी खुद हूँ, मैं उनको पिक एंड ड्रॉप खुद देती हूँ। मेरा उनके साथ एक सेशन होता है डिस्कशन, वीकेंड पर एक दिन हमने बाहर जाना है, उनको मैंने स्पोर्ट्स करानी है, उसमें आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं बिजनेस जो है मेरा वो भी मैंने पूरा टाइम देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे हमारे लिए प्रिंसिपल्स रखे हैं ना, मैंने अपनी रूटीन नमाज के साथ बनाई हुई है। सही, फजर के बाद आई हैव एम्पल टाइम कि मैं 1 घंटा बैठूं एंड आई प्लान माई डे। मैं पॉइंट्स लिखती हूँ। ठीक है, इंटेलिजेंस हर कोई होता है, कोई किसी से कमतर नहीं होता, लेकिन हम इंसान है ना, जहन इधर उधर हो जाता है। तो बाय द एंड ऑफ द डे बड़ी एक अचीवमेंट लिखती है, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी। तो मुझे एक चीज है दैट मैं मेहनत से डरी नहीं, और मेरे से लोग बंदे भी डर जाते हैं इस चीज पर, बिकॉज मैं कुछ ऐसी इन्वायरमेंट में होती हूँ जो काम करना चाहता है वो बंदा मेरे साथ रह सकता है, जो काम नहीं करना चाहता वो ऑटोमेटिकली सर्कल आउट हो जाता है, उसके साथ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, ये होता है कि जब एक खातून घर से बाहर निकलती है, काम करती है, तो फिर बहुत उसका हौसला बुलंद भी हो जाता है और वो बहुत कुछ सीख भी जाती है, तो वो फिर उसी रूल्स और उसी तरीके से अपनी लाइफ को भी होती है। अब देखो, अगर मेरा हस्बैंड मुझे ना सपोर्ट करे तो मैं ये कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे फादर ने मुझे खड़ा किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर सपोर्ट किया 110%। उसने कहा यार आई ट्रस्ट यू, तुम्हारी ये है, बट ये हमारे रूल्स हैं घर के बेसिक, हमने इसको फॉलो करना है, जो पहले थे आज भी वही है, एंड आई एम कंफर्टेबल। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप मैनेज ना कर सकें। मैं कहते हैं कि आज के दौर में जिस तरह जो औरतें जो है वो मर्दों के शाना बशाना ही काम कह रही हैं, तो कोई उसमें वो बात नहीं रहेगी। औरतों में ना असल में औरतें हार्ड वर्किंग ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया आपका सालिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी के साथ नाज़रीन, आज का शो यहीं पर मुकम्मल हुआ। यकीनन आज का शो आपको पसंद भी आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जी 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 सर, मैसेज मेरा ये है, जो भी लोग सुन रहे हैं जी, वो ये है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ने आपको दुनिया में खूबसूरत पैदा किया है। आप खुशबू फैलाएं और आप खुश रहें और अपने इर्द गिर्द वालों को खुश रखें। ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ नाज़रीन, हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।